दोस्तों, आखिरकार आप सबने टारगेट पूरा कर दिया। 50 लाइक और 20 कमेंट पूरे हो चुके हैं। आपके सपोर्ट ने फिर से साबित कर दिया कि ये कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, आप सब मिलकर इसे आगे धकेलते हो। और जैसा वादा किया था, अब आपकी मेहनत का इनाम ये रहा आपका बोनस एपिसोड। कहानी का नया हिस्सा अभी तुरंत शुरू हो रहा है। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हर टारगेट के बाद आपको एक नया ताजा एपिसोड मिलता रहे। चलिए, अब ये लो बोनस एपिसोड, बाकी मैं नए एपिसोड पर जा रहा हूँ काम करने। एपिसोड 251। उसके साथ तुम भी घुटने टेको। सभी लोग खतरनाक इरादों के साथ बाहर भागे, लेकिन जय सिंह और उसके साथी पहले ही एक भोजनालय के अंदर अपनी जगह ले चुके थे। गनी भाई वही लोग हैं। गनी भाई ने दूर से ही इशारा किया, पास आने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। युवा मास्टर्स की नज़रें कमरे में घूमी और अंत में सभी की निगाहें किरण पर जा टिकी, जिससे सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो सच में एक सुंदरी है। यंग मास्टर वर्मा ने एक गहरी सांस ली और उत्साह से कहा, वो तो सिसोदिया परिवार की ईशा से भी अधिक सुंदर है और यादव परिवार की माया से भी शायद ही कम हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने दूरदराज और सुनसान जगह से ऐसी अद्वितीय सुंदरी मिल सकती है। यंग मास्टर वर्मा राजधानी के 10 बड़े परिवारों में से वर्मा परिवार का सबसे बड़ा यंग मास्टर और विमल वर्मा का पोता था। वर्मा परिवार पहले से ही 10 बड़े परिवारों में शीर्ष 3 में गिना जाता था। इसके अलावा विंध्य प्रदेश के दूसरे सबसे शक्तिशाली युद्धकला विशेषज्ञ विक्रम वर्मा का समर्थन होने के कारण यंग मास्टर वर्मा का विंध्य प्रदेश के बिगड़े हुए युवाओं में बहुत ऊंचा स्थान था। दूसरे स्थान पर रहने वाले सिसोदिया परिवार के कई सीधे वंश के युवा मास्टर्स कुछ डरपोक थे। जहां तक पहले स्थान पर रहने वाले यादव परिवार की बात है, उसके युवा मास्टर्स और भी कम प्रसिद्ध थे। सबसे उत्कृष्ट माया थी मिस यादव। स्वॉर्ड सेंट यशवंत यादव की एकमात्र बेटी होने के नाते मिस यादव का स्थान स्वाभाविक रूप से अद्वितीय था। इसलिए यंग मास्टर वर्मा की नज़रों में माया को छोड़कर वह विंध्य प्रदेश के किसी भी अन्य युवा मास्टर को गंभीरता से नहीं लेता था। यंग मास्टर वर्मा ने तो ये भी सोचा था कि वह अपने पिता से यादव परिवार में विवाह का प्रस्ताव रखवाएगा, क्योंकि वह माया से विवाह करना चाहता था। हालांकि इस विचार को उसके पिता ने सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कि उसे सख्ती से आदेश दिया कि वह माया को भड़काने की कोशिश न करे। विमल वर्मा अच्छी तरह से जानते थे कि स्वॉर्ड सेंट किसी भी अपमान को सहन करने वाले व्यक्ति नहीं थे, और अगर यंग मास्टर वर्मा ने माया को उकसाया तो यह मौत को बुलावा देने जैसा होगा। इसीलिए यंग मास्टर वर्मा माया को और भी अधिक चाहता था। और अब एक ऐसी लड़की को देखकर जिसकी सुंदरता माया से कम नहीं थी, उसका पहला विचार इस लड़की को अपना बनाना था। जहां तक लड़की के आसपास के लोगों की बात है तो यह कोई महत्व नहीं रखता था। जब तक वह माया नहीं थी उसे किसी और से डर नहीं था। छोटे मास्टर चमन भी उत्साहित था, लेकिन वह जानता था कि यंग मास्टर वर्मा और अन्य लोगों के यहाँ होने से वह सुंदरी अब उसकी पहुंच से बाहर थी। ऐसी सुंदरी को तो बेशक यंग मास्टर वर्मा के साथ होना चाहिए। छोटे मास्टर चमन ने चापलूसी भरी प्रशंसा की। हाँ, यंग मास्टर वर्मा ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ छोटे मास्टर चमन के कंधे पर थपथपाया। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने इस कमरे में पहले किसी को नहीं देखा है। भले ही वे 10 बड़े परिवारों से हों, मुझे लगता है कि वे बस कुछ बाहरी शाखाओं के सदस्य हैं, इसलिए तुम जैसा चाहो उनके साथ निपट सकते हो। छोटे मास्टर चमन बहुत प्रसन्न हुआ और दांत पीसते हुए बोला, बहुत बढ़िया, उन्होंने चंद्रपुर में उपद्रव करने की हिम्मत की। इस बार मुझे उन्हें चंद्रपुर के नियमों का पाठ पढ़ाना ही होगा। एक खटाक की आवाज के साथ छोटे मास्टर चमन ने दरवाजा लात मारकर खोला और जय सिंह की मेज की ओर चला गया। क्या तुमने ही कहा था कि मुझे यहाँ आकर घुटने टेक कर दया की भीख मांगनी चाहिए? छोटे मास्टर चमन ने जय सिंह को तिरस्कार से देखते हुए पूछा। जय सिंह ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपने चाय के प्याले से धीरे धीरे एक घूंट लिया। धत तेरे की अभी भी मेरे साथ अकड़ दिखा रहा है। छोटे मास्टर चमन ने मेज का एक कोना पकड़ लिया, उसे पलटने के लिए तैयार। ठीक तभी कालू की एक लात उसकी छाती पर पड़ी, जिससे वह उड़कर कमरे के दूसरी ओर जा गिरा। छोटे मास्टर चमन जमीन पर गिर पड़ा। कुछ बार संघर्ष करने के बाद उठा और गुस्से से बोला, बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जय सिंह ने छोटे मास्टर चमन पर एक नज़र डाली और फिर अपनी निगाहें यंग मास्टर वर्मा और दूसरों पर घुमाई और आराम से कहा, तुम लोग घुटने टेकने के लिए तो नहीं आए लगते। मुझे नहीं पता कि मेरे इस भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन उसके इतने सारे आदमियों को पीटने के बाद तुम अब भी उम्मीद करते हो कि वह घुटने टेक कर दया की भीख मांगेगा? यंग मास्टर वर्मा बाहर निकला और ठंडे स्वर में बोला, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नियम है? जो मारता है वह घुटने नहीं टेकता, लेकिन जिसे मार पड़ती है उसे टेकना पड़ता है। यह मामला उनके और मेरे बीच का है। क्या तुम सच में इसमें शामिल होना चाहते हो? जय सिंह ने कोल्डली कहा। यंग मास्टर वर्मा का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसने एक सर्द आवाज में कहा, छोटे मास्टर चमन मेरा दोस्त है और उसकी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। अच्छा, जय सिंह ने सिर हिलाया अपने हाथ में प्याला नीचे रखते हुए।
उस स्थिति में उसके साथ तुम भी घुटने टेको। हे यंग मास्टर वर्मा तुरंत हंस पड़ा। लड़के, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं? अगर मैं घुटने टेक दूं तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? मुझे ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि तुम कौन हो, जय सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। मैं बस इतना जानता हूं कि या तो तुम खुद घुटने टेको या मैं तुम्हें घुटने टेकने पर विवश कर दूंगा। धत तेरे की! यंग मास्टर वर्मा तुरंत भड़क गया। तुम मुझे घुटने टेकने पर विवश करोगे? ध्यान से सुनो बदतमीज, मैं राजधानी शहर के 10 बड़े परिवारों में से वर्मा परिवार का सबसे बड़ा यंग मास्टर हूं। विमल वर्मा मेरे दादा हैं और विंध्य प्रदेश के दूसरे क्रम के विशेषज्ञ विक्रम वर्मा मेरे परदादा के भाई हैं। तो क्या तुम अब भी मुझसे घुटने टेकने के लिए कह रहे हो? जय सिंह के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, भले ही विमल वर्मा और विक्रम वर्मा यहाँ होते तुम्हें फिर भी घुटने टेकने पड़ते। लानत है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या तुम जानते हो विमल वर्मा कौन है? क्या तुम जानते हो विक्रम वर्मा कौन है? और तुम फिर भी यंग मास्टर वर्मा को घुटने टेकने के लिए कह रहे हो? मुझे लगता है तुम बस मौत मांग रहे हो। यंग मास्टर वर्मा ने बचपन से युद्धकला का अभ्यास किया है और उन्हें वरिष्ठ विक्रम वर्मा ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया है। वो तुम्हें इस तरह बात करने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? मारो इसे, जान से मार दो। आसपास की भीड़ गुस्से में चिल्लाने लगी, जो धार्मिक इंडिग्नेशन और अत्यधिक क्रोध से भरी हुई थी। अच्छा, यंग मास्टर वर्मा 3 बार चिल्लाया। अचानक अपने पास रखी एक कुर्सी को पकड़कर पूरी शक्ति से जय सिंह की ओर फेंका। मेरा वर्मा परिवार एक युद्धकला परिवार है और आज मैं दूसरों को धमकाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करने वाला। अगर तुम्हारे पास मुझे हराने का कौशल है तो मैं घुटने टेक दूंगा। यंग मास्टर वर्मा दहाड़ा और जय सिंह की ओर भागा। पलक झपकते ही दूरी कम कर ली। जय सिंह ने अपनी उंगली से झटका दिया और कुर्सी तुरंत वापस उछल गई, जो यंग मास्टर वर्मा की ओर तेजी से बढ़ी। यंग मास्टर वर्मा का चेहरा बदल गया और उसने दोनों हाथ फैलाकर चिल्लाया, स्काई टेयरिंग ग्रिप। उसने कुर्सी को पकड़ा और उसे संग में भबे चिमरे फैलाला, ये ना हवा निजे चिमरे अच्छे। हालांकि कुर्सी तो फट गई लेकिन उसके पीछे की इमेंस शक्ति अभी भी मौजूद थी। यंग मास्टर वर्मा को ऐसा लगा जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो और वह 2 मेजों को तोड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। घटनास्थल पर मौजूद हर कोई स्तब्ध था, खासकर वे युवा मास्टर्स जो यंग मास्टर वर्मा के साथ आए थे। वे अभी अभी यंग मास्टर वर्मा से जय सिंह को मारने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन अब वे सब अवाक रह गए थे। ये यंग मास्टर वर्मा था, वर्मा परिवार का सबसे बड़ा यंग मास्टर, विमल वर्मा का पोता विक्रम वर्मा द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित एक शिष्य। विंध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी में यंग मास्टर वर्मा की शक्ति अद्वितीय थी, यहाँ तक कि नायक परिवार के युवा सदस्य भी उसके बराबर नहीं थे। वास्तव में पुरानी पीढ़ी के कुछ विशेषज्ञ भी उससे बेहतर नहीं थे और फिर भी जय सिंह के सामने यंग मास्टर वर्मा एक भी वार नहीं रोक पाया। ये कैसे संभव था? यंग मास्टर वर्मा अपनी छाती में ऊर्जा की उथल पुथल को सहन करते हुए अंततः उसे दबा नहीं सका और एक मुंह खून थूक दिया। वो और भी मुरझाया हुआ लग रहा था, ये जानते हुए कि उसे गंभीर आंतरिक चोटें आई हैं। यंग मास्टर वर्मा समझ नहीं पा रहा था कि यह जय सिंह, जो उससे भी छोटा था, सिर्फ एक उंगली के झटके से इतनी शक्ति कैसे प्रोजेक्ट कर सकता है। ये कैसे संभव था? तुम आखिर हो कौन? यंग मास्टर वर्मा ने कांपती आवाज में पूछा। क्या तुम जानते हो अगर तुमने मुझे घायल किया तो मेरा वर्मा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा? मैं कौन हूं? जय सिंह हंसा। क्या विमल वर्मा ने तुम्हें नहीं बताया? तुम मेरे दादाजी को जानते हो? यंग मास्टर वर्मा ने अविश्वास से कहा। जय सिंह इतना छोटा था, वह 10 बड़े परिवारों में से एक के मुखिया को कैसे जान सकता था? भले ही वह सच में 10 बड़े परिवारों में से किसी का वंशज होता, वह अपने दादाजी के सामने कुछ भी नहीं होता। जानता हूं, मैंने तो उसे सीधे सीधे डांटा है, जय सिंह ने उपहास किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी को डांटने की? यंग मास्टर वर्मा गुस्से में आ गया। तो क्या हुआ अगर मैंने डांटा? जय सिंह ने जवाब दिया। मैंने उसे उसके मुंह पर डांटा और उसका गुस्सा तुम्हारे जितना बड़ा नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो। यंग मास्टर वर्मा ने उत्सुकता से विरोध किया। तुम होते कौन हो मेरे दादाजी को उनके मुंह पर डांटने वाले? तुम डींगे हाँक रहे हो, बस डींगे हाँक रहे हो। अगर मेरे दादाजी को इस बारे में पता चला तो वह तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे। ऐसा है क्या? जय सिंह ने उपहास किया। तो मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, अपने दादाजी को फोन करो और उनसे पूछो कि क्या मैंने उन्हें डांटने की हिम्मत की थी। यंग मास्टर वर्मा का चेहरा काला पड़ गया। जय सिंह का व्यवहार ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। हालांकि वो समझ नहीं पा रहा था कौन उसके दादाजी के साथ इतना असभ्य होने की हिम्मत करेगा। यहाँ तक कि बुजुर्ग सिसोदिया और यहाँ तक कि बुजुर्ग यादव भी उसके दादाजी विमल वर्मा के साथ शिष्टाचार से पेश आते थे। ये जय सिंह इतना छोटा, इतना सक्षम कैसे हो सकता है? ठीक है, तुम बस मरने का प्रतीक्षा करो। यंग मास्टर वर्मा ने दांत पीसकर घर पर फोन किया। थोड़ी देर बाद विमल वर्मा ने फोन उठाया। दादाजी, यंग मास्टर वर्मा ने जल्दी से कहा। मैं चंद्रपुर में मुसीबत में पड़ गया हूं, मुझे पीटा गया है। क्या? विमल वर्मा ने दहाड़ लगाई। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे वर्मा परिवार के सदस्य पर हाथ उठाए? एक अजनबी, एक युवा व्यक्ति, मुझसे भी छोटा। यंग मास्टर वर्मा ने बताया।
और यह व्यक्ति वास्तव में अभिमानी है। उसने कहा कि वह आपको जानता है और आपके मुंह पर आपको गाली भी दी। कितना घमंडी है। लाइन के दूसरे छोर पर पूरी तरह सन्नाटा था और थोड़ी देर बाद विमल वर्मा ने भारी स्वर में कहा, क्या वह रामपुर शहर से है? आपको कैसे पता चला? यंग मास्टर वर्मा ने आश्चर्य से पूछा। लानत है, विमल वर्मा ने श्राप दिया, इस आदमी से उलझना नहीं है। तुम और कोई मुसीबत खड़ी मत करना। यंग मास्टर वर्मा और भी भ्रमित हो गया। विंध्य प्रदेश में क्या कोई ऐसा है जिससे वे उलझ नहीं सकते? क्या वह यादव परिवार से है? यंग मास्टर वर्मा ने अनुमान लगाया। यादव परिवार से नहीं, लेकिन उससे दूर भी नहीं। विमल वर्मा ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, पिछली बार रामपुर शहर में उसी ने मुझे बेइज्जत किया था और वर्मा परिवार मुश्किल से बच पाया। चौहान परिवार, जाधव परिवार, साथ ही गुप्ता परिवार और पहले शेखावत परिवार, वे सब उसी के हाथों गिरे। तुम्हें इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं उकसाना चाहिए। यंग मास्टर वर्मा हक्काबक्का रह गया। उसने हाल ही में इन प्रमुख परिवारों के विनाश के बारे में सुना था, लेकिन उसे इसके पीछे की विशिष्टताएं नहीं पता थीं। अब अपने दादाजी को इस तरह बात करते सुनकर वो चौंक गया। ये सभी प्रमुख परिवार एक युवा व्यक्ति के हाथों में गिर गए थे। ये कैसे संभव था? मेरी बातें याद रखना, इस व्यक्ति को उकसाया नहीं जा सकता, विमल वर्मा ने गंभीरता से कहा। तुमने जो कुछ भी किया हो तुरंत क्षमा मांगो, समझे? यंग मास्टर वर्मा ने अपने होंठ काट लिए। हालांकि मन में अनिच्छा थी, उसने अंततः फुसफुसाया, हाँ मैं समझ गया। फोन रखने के बाद यंग मास्टर वर्मा ने जय सिंह को एक अत्यंत अजीब भाव से देखा। वह विंध्य प्रदेश के सबसे प्रभावशाली बिगड़े हुए युवा मास्टर्स में से एक था। सामान्यतः अभिमानी व्यवहार करता था और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी उसका सामना नहीं करते थे। इस प्रकार वे हमेशा सोचते थे कि वे अछूत हैं, और अब उसे अपने से भी छोटे किसी से क्षमा मांगनी पड़ रही थी। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? लेकिन अब स्थिति को देखते हुए अगर उसने क्षमा नहीं मांगी तो शायद वह इससे बच नहीं पाएगा। कैसा लगा? जय सिंह हंसा। विमल वर्मा ने क्या कहा? सभी की आंखें यंग मास्टर वर्मा पर केंद्रित थीं, जो लाल चेहरे वाला हो गया। धीरे धीरे झुका और धीमी आवाज में कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह मैं ही था जो एक महान व्यक्ति को पहचानने में असफल रहा। मैं किसी भी अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास की भीड़ हंसी में फूट पड़ी। ये यंग मास्टर वर्मा था, विंध्य प्रदेश के सबसे शक्तिशाली युवा मास्टर्स में से एक ऐसे युवा व्यक्ति से क्षमा मांग रहा था जिसका नाम अनसुना था। ये कैसे संभव हो सकता है? घटनास्थल पर सबसे अवाक व्यक्ति छोटे मास्टर चमन था। यहाँ तक कि यंग मास्टर वर्मा ने भी क्षमा मांग ली थी। यह स्पष्ट था कि यह वास्तव में एक कठिन अखरोट था जिसे वह लात नहीं मार सकता था। इस बार उसने सचमुच खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया था। हा, जय सिंह जोर से हंसा। लगता है कि विमल वर्मा काफी समझदार है। चूंकि ऐसा है तो मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा। यंग मास्टर वर्मा गुस्से से कांप रहा था, लेकिन केवल झुककर धन्यवाद दे सका। धन्यवाद, दफा हो जाओ। जय सिंह ने अपना हाथ हिलाया और छोटे मास्टर चमन की ओर मुड़कर धीरे धीरे कहा, अब हमारे मामले का समय है ना? छोटे मास्टर चमन ने घबराहट में यंग मास्टर वर्मा को देखा। यंग मास्टर वर्मा ने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने आदमियों को लेकर भाग गया। छोटे मास्टर चमन पूरी तरह से निराश था। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, भाई यह इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सूरज फुकट उस कमीने ने मुझे फंसाया है। सच में इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं गलत था। ऐसा है क्या? जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेज से चाय का प्याला उठाते हुए और आराम से कहा, लेकिन यह वो मुद्दा नहीं है जिसे हमें हल करने की आवश्यकता है। छोटे मास्टर चमन हैरान था। तो यह क्या है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? जय सिंह ने पूछा। ये छोटे मास्टर चमन ने अपना सिर हिलाया। जय सिंह हंसा, मेरा उपनाम सिंह है, एक ही अक्षर जय के लिए। क्या तुमने इसके बारे में सुना है? जय सिंह। छोटे मास्टर चमन की आंखें अपनी गुफाओं से बाहर निकलने वाली थीं। उसने जय सिंह के बारे में सुना से कहीं अधिक सुना था। रामपुर शहर में युद्धकला प्रतियोगिता के बाद से चमनलाल ने कई बार जय सिंह का उल्लेख किया था, और बाद में जब होलकर परिवार 10 बड़े परिवारों में शामिल हो गया तो चमनलाल ने जय सिंह के बारे में और भी बातें की। हर बार जब चमनलाल ने जय सिंह का उल्लेख किया तो वह डर से पीला पड़ गया। कौन सोच सकता था कि जिस युवा का नाम सुनते ही उसके पिता डर से कांप उठते थे, वह अब ठीक उसके सामने खड़ा था। धम्म। छोटे मास्टर चमन तुरंत जमीन पर घुटने टेक गया। अब सच में डर गया था। जय भाई, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। छोटे मास्टर चमन ने कांपती आवाज में विनती की। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने कहा, यह वो मामला नहीं है जिसे हम हल करने के लिए यहाँ हैं। जय सिंह ने कहा, तुम्हारे पिता वो अभी भी मेरे पैसे के ऋणी हैं ना? अब और भी पीला पड़कर छोटे मास्टर चमन ने कांपती आवाज में कहा, मेरे पिता वह पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, वह इसे वापस भुगतान करने की तैयारी कर रहे हैं। जय भाई, आप उदार हैं, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हारे पिता पैसे वापस करने की योजना बना रहे थे। जय सिंह हंसा। उन्होंने वैसे भी कितना तैयार किया है? 500 करोड़। छोटे मास्टर चमन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। 500 करोड़ ये पर्याप्त नहीं है। जय सिंह ने सूरज फुकट को देखा और मुस्कान के साथ कहा, हमने अभी उसके दोस्त से 30 रुपये का कर्ज मांगा था और उसने बदले में 3 लाख की मांग की।
अब तुम्हारे पिता पर मेरे 5 अरब का कर्ज है और इतने दिनों के बाद तुम बस 500 करोड़ की पेशकश कर रहे हो। क्या ये थोड़ा बहुत कम नहीं है? छोटे मास्टर चमन हैरान था, इसमें ब्याज भी लगने वाला है। उसने गुस्से से सूरज फुकट को देखा। अगर इस कमीने ने झमेला ना पकटा तहाले ए सबा की चुई हटो ना। पामचैसो कोती अरा तारा ओपरा यादी सुरा लगे तहाले काटा हबे। सूरज फुकट के पैर डर से कांप रहे थे। उसने तो बस किरण को छीनने का एक बहाना बनाया था। कौन सोच सकता था कि यह बहाना जय सिंह द्वारा घुमा फिराकर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कितना है? छोटे मास्टर चमन ने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हें क्या लगता है ये कितना होना चाहिए? जय सिंह ने पलटकर पूछा। ये छोटे मास्टर चमन का चेहरा राख जैसा हो गया। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने दांत भींचकर कहा, 600 करोड़। चमनलाल के लिए ये राशि खगोलीय थी। इसके अलावा अगर चमनलाल को पता चलता कि उसके बेटे की वजह से पैसे 100 करोड़ बढ़ गए तो घर वापस जाने पर छोटे मास्टर चमन का समय आसान नहीं होगा। हे जय सिंह ने मेज से चाय का प्याला उठाया, छोटे मास्टर चमन को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। छोटे मास्टर चमन ने थूक निगला, उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, तो 700 करोड़। मोटू जाकर देखो कि रसोई में हमारा भोजन तैयार है या नहीं। जय सिंह ने उसे एक नज़र भी नहीं दी। हम केवल 800 करोड़ तक जा सकते हैं। छोटे मास्टर चमन की आवाज में अब एक सिसकी का स्वर था। हमारे पास वास्तव में इतने पैसे नहीं हैं और अधिक और हमारे व्यवसाय जारी नहीं रह पाएंगे, तब हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। हे जय सिंह ने चाय का प्याला नीचे रखा और आराम से कहा, क्या तुम सोलापुर शहर के शंकर शेट्टी को जानते हो? छोटे मास्टर चमन ने सिर हिलाया। यह व्यक्ति उसके पिता के बराबर था, बेशक वो उसे जानता था। शंकर शेट्टी ने पिछले महीने मुझे अपना कर्ज चुकाया था। उसने उस समय 10 अरब का भुगतान किया था। जय सिंह ने मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कितना भुगतान करना चाहिए? 10 अरब। छोटे मास्टर चमन ने सदमे में कहा, तुम ये तो सरासर डकैती है। हमारे पास उस तरह के पैसे नहीं है। 10 अरब तुम हमें अपनी पारिवारिक संपत्ति बेचने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो। तो भविष्य के लिए हमारे पास क्या बचेगा? मैंने यह नहीं कहा कि तुम्हें 10 अरब का भुगतान करना है, जय सिंह ने मुस्कान के साथ कहा। छोटे मास्टर चमन ने राहत की सांस ली, लेकिन जय सिंह ने आगे जो कहा उसने उसे फिर से अवाक कर दिया। तुम्हें 15 अरब का भुगतान करना होगा, जय सिंह ने चुपचाप कहा। क्या? छोटे मास्टर चमन गुस्से में उछल पड़ा। 15 अरब? तुम जाकर किसी को लूट क्यों नहीं लेते? हम तुम्हारे लिए 15 अरब कहाँ से लाएंगे? क्या तुम बकवास कर रहे हो? मैं कैसे लूट सकता हूँ? डकैती अवैध है, जय सिंह ने मुस्कान के साथ कहा। यह वह है जो तुम पर मेरा बकाया है, मेरा हक है। यंग मास्टर, अगर तुम ये तय नहीं कर सकते तो अपने पिता को फ़ोन करो और उसे आकर मुझसे बात करने के लिए कहो। कैसा रहेगा? फ़ोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोटे मास्टर चमन चिल्लाया। यह असंभव है। हम तुम्हें 15 अरब नहीं दे सकते। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। जय सिंह ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा। छोटे मास्टर चमन को एक ऐसी मुस्कान के साथ देख रहा था जो पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? छोटे मास्टर चमन अब सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार था, गुस्से में चिल्लाते हुए, 15 अरब? तुम व्यावहारिक रूप से हमें मरने के लिए कह रहे हो? जय सिंह, मैं जानता हूं कि तुम रामपुर शहर में बहुत शक्तिशाली हो और विंध्य प्रदेश के वे बड़े लोग भी तुमसे डरते हैं, लेकिन मत भूलो ये चंद्रपुर शहर है, चमन परिवार का घर है। तुम मुझ पर दबाव डालने के लिए अन्य शक्तियों का उपयोग कर सकते हो, लेकिन दूर का पानी पास की आग नहीं बुझा सकता। अगर मैं मारा गया तो देखते हैं कि तुम चंद्रपुर शहर से बाहर भी निकल पाते हो या नहीं। बहुत खूब कहा। जय सिंह खड़ा हो गया, मेज पर हाथ पटकते हुए और हंसते हुए। एक अच्छा मुहावरा, दूर का पानी पास की आग नहीं बुझा सकता। तुम चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से देखते हो यंग मास्टर। छोटे मास्टर चमन ने गर्व से अपनी छाती फुला ली। उसकी नज़र में जय सिंह केवल 10 बड़े परिवारों के प्रभाव को उधार लेकर धमका रहा था। अगर यह वास्तव में एक हताश लड़ाई में आता तो चंद्रपुर शहर उनका क्षेत्र था। अगर कुछ 100 लोगों को बुलाया जाता तो क्या जय सिंह को अभी भी नहीं मारा जा सकता था? तो जय सिंह छोटे मास्टर चमन के पास गया, धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया और हंसा। हालांकि मैंने श्री जय ने बचाव के लिए कभी दूर के पानी की आवश्यकता कब की है? अब अपने पिता को फ़ोन करो और उसे पैसे भेजने के लिए कहो। याद रखना, मैं उसे केवल 3 दिन दे रहा हूँ। अगर वह पहले दिन नहीं आता तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। अगर वो दूसरे दिन नहीं आता तो मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। तीसरे दिन ये तुम्हारी जान होगी। तुम एक टुकड़े में वापस आ सकते हो या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पिता कितने तेज हैं। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। छोटे मास्टर चमन दहाड़ा। अगर तुमने मेरी एक उंगली भी तोड़ने की हिम्मत की तो मेरे पिता तुम में से किसी को भी चंद्रपुर शहर से जिंदा बाहर नहीं निकलने देंगे। एक थप्पड़ के साथ जय सिंह ने सीधे छोटे मास्टर चमन के चेहरे पर मारा, जिससे वो उड़ गया। जय सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, बकवास करते रहो और मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। छोटे मास्टर चमन डर से कांप गया, एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे एहसास हो गया था कि वह जय सिंह को बिल्कुल भी डरा नहीं सकता।
जय सिंह के बगल में बैठे मोटू ने बड़बड़ाया, जय सिंह तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन इस आदमी को समय क्यों दे रहे हो? 3 और दिन क्या? हमें यहाँ और 3 दिन रुकना है। चलो रुकते हैं, मुझे वास्तव में कुछ काम निपटाने हैं, जय सिंह ने कहा। ये काम करेगा? मोटू ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। अरे सूरज फुकट यहाँ आओ। सूरज फुकट कांपते हुए चेहरे पर आतंक के भाव के साथ चला आया। जाओ शहर के सबसे अच्छे होटल की व्यवस्था करो, मोटू ने आदेश दिया। सूरज फुकट ने राहत की सांस ली और जल्दी से कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर व्यवस्था करता हूँ। सूरज फुकट को भागते देख गुरु फकीर सोचने से खुद को रोक नहीं सका। मास्टर मोटू, इस तरह के काम के लिए बच्चे को क्यों संभालने दे रहे हो? तुम नहीं समझे, मोटू ने कहा। अगर वह व्यवस्था करता है तो हमें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। गुरु फकीर, घटनास्थल पर मौजूद हर कोई, क्या ये लोग जो अरबों की मांग कर रहे हैं वास्तव में होटल के खर्चों पर बचत करने के बारे में सोच रहे हैं? इसके अलावा ये सिर्फ एक छोटे शहर का गेस्ट हाउस है, इसकी कीमत कितनी हो सकती है? रात के खाने के बाद जय सिंह और उसके साथी होटल लौट आए, जहाँ जय सिंह छोटे मास्टर चमन को सीधे अपने कमरे में ले गया। श्री वर्मा तुमसे मिलने आए थे, वह क्या बात है? जय सिंह ने पूछा। छोटे मास्टर चमन ने अपना सिर फेर लिया और ठंडे स्वर में कहा, मुझे जाने दो और मैं तुम्हें बता दूंगा। हे जय सिंह हंसा, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी काफी मजबूत है। ठीक है, मैं तुम्हें यह अवसर दूंगा। जय सिंह छोटे मास्टर चमन के पास गया, 2 चांदी की सुइयां निकाली और सीधे छोटे मास्टर चमन के शरीर में डाल दी। तुम क्या कर रहे हो? छोटे मास्टर चमन ने उत्सुकता से पूछा। चांदी की सुइयां उसके शरीर में घुसने से वह पूरी तरह से अकड़ गया था और हिल नहीं पा रहा था। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, जय सिंह ने मुस्कान के साथ कहा। मैं पाचन में सहायता के लिए आधे घंटे की सैर के लिए जा रहा हूं। उस समय का उपयोग ये सोचने के लिए करो कि तुम बात करने वाले हो या नहीं। जय सिंह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे से सिसकियों और चीखों से भरी पीड़ा की चीखें गूंजने लगीं। भागो मत, वापस आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, छोटे मास्टर चमन ने रोते हुए स्वर में चिल्लाया। लेकिन जय सिंह ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह मोटू और गुरु फकीर के कमरे में गया और आधे घंटे तक ताश खेला, फिर आराम से वापस लौटा। छोटे मास्टर चमन पूरे आधे घंटे तक चिल्लाता रहा था, उसकी आवाज़ अब कर्कश हो गई थी। जब उसने जय सिंह को वापस आते देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक उद्धारकर्ता को देख लिया हो और उसने कांपते हुए कहा, बॉस बॉस, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, कृपया मुझे बख्श दो। जय सिंह ने हल्की मुस्कान दी। क्या ये पहले कहना बेहतर नहीं होता? मेरे साथ अकड़ दिखाने की क्या आवश्यकता थी? जय सिंह आगे बढ़ा, छोटे मास्टर चमन के शरीर से चांदी की सुइयां निकाली और छोटे मास्टर चमन तुरंत जमीन पर ढीला होकर गिर पड़ा। पिछले आधे घंटे में उसने सचमुच नरक जैसी पीड़ा सही थी। उसका पूरा शरीर असहनीय रूप से खुजला रहा था, फिर भी वो उसे खुजला नहीं सकता था। ये पीड़ा दर्द से भी अधिक असहनीय थी। बोलो, जय सिंह ने कहा। छोटे मास्टर चमन ने एक गहरी सांस ली और फुसफुसाया, मैं मुझे ठीक से नहीं पता कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बस मुझे एक नक्शा दिया और मुझसे पहाड़ का सर्वेक्षण करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि वे वहां एक साहसिक कार्य के लिए जाना चाहते हैं। मैंने बस उनके लिए व्यवस्था में मदद की, बस इतना ही, मैं सच में और कुछ नहीं जानता। नक्शा कहाँ है? जय सिंह ने पूछा। छोटे मास्टर चमन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से नक्शा निकालकर जय सिंह को सौंप दिया। जय सिंह ने नक्शा लिया और उस पर एक नज़र डाली, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। नक्शे में पास के एक पहाड़ को दर्शाया गया था और चित्र के अनुसार पहाड़ एक बहुत ही सामान्य प्रकार का था जिसमें कुछ भी विशेष नहीं था। हालांकि जय सिंह को पहले यंग मास्टर वर्मा पर सोल सर्चिंग टेक्निक का उपयोग करते समय एक संदेश मिला था, वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खजाने की तलाश में आए थे। जय सिंह इसी कारण से पीछे रुका था। क्या कोई ऐसी चीज़ जो वर्मा परिवार के सबसे बड़े यंग मास्टर को व्यक्तिगत रूप से आने पर विवश कर दे साधारण हो सकती है? नक्शे में कोई विशेष विशेषता नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद जय सिंह ने गुरु फकीर को बुलाया और उसे किरिन, जेड और कालू के साथ सभी की रक्षा करने के लिए कहा, जबकि वो खुद रात में पहाड़ की जांच करने के लिए निकल पड़ा। छोटे शहर से बाहर निकलकर और एक सुनसान जगह पर पहुंचकर जय सिंह ने 9 कोल्ड जेड स्वॉर्ड को बुलाया और उस पर सवार होकर तेजी से पहाड़ की ओर बढ़ गया। फ्यूजन स्टेज तक पहुंचने के बाद घोर अंधेरे में भी वह चीज़ों को दिन के उजाले की तरह स्पष्ट रूप से देख सकता था। पहाड़ छोटे शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था, जो एक निर्जन क्षेत्र में स्थित था जहां 20 किलोमीटर तक कोई नहीं था। जय सिंह अपनी तलवार पर पहाड़ के ऊपर से उड़ा और नीचे देखते हुए कुछ अजीब लगा। पहाड़ की स्थिति नक्शे में जो खींची गई थी उससे मेल खाती थी, लेकिन नक्शे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु गायब थे। इन्हीं बिंदुओं ने पहाड़ की प्रवृत्ति को बहुत बदल दिया था। यह उल्लेख नहीं करने के लिए पहाड़ के भीतर एक गुफा थी जिसमें प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी। हालांकि पहाड़ का भू ऊर्जा शास्त्र एक ही स्थान पर एकत्रित होता हुआ लग रहा था, जिसका शायद मतलब था कि गुफा पर कब्जा था, इसलिए ये स्थिति थी।
भूर्जा शास्त्र का उपयोग करते हुए जय सिंह ने एक क्षण के लिए अनुमान लगाया और फिर आसमान से उतरकर पहाड़ के बीच में उतरा। यह वो स्थान था जहां भूर्जा शास्त्र एकत्रित होता था, लेकिन जय सिंह को जिस कब्र के टीले की उम्मीद थी उसके बजाय एक समतल क्षेत्र था। जय सिंह ने थोड़ा माथा सिकोड़ा व आसपास के क्षेत्र में कुछ चक्कर लगाकर कब्र के टीले के स्थान की गणना करने की तैयारी कर रहा था। उसी क्षण पहाड़ के तल से आवाजें उठीं, हम लगभग पहुंच गए हैं, यह उस मंच का स्थान है, क्या तुम निश्चित हो कि यह यही है? एक और आवाज आई और यह यंग मास्टर वर्मा की आवाज थी। जय सिंह हैरान था, यंग मास्टर वर्मा और उसका समूह चले नहीं गए थे बल्कि चुपचाप इस स्थान पर वापस आ गए थे। ऐसा लगता था कि पहाड़ में जो चीज थी वो बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हालांकि जय सिंह ने सोल सर्चिंग टेक्निक से यह पता लगा लिया था कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे यह नहीं पता चला था कि वास्तव में वह क्या है। विशिष्टताओं से अनभिज्ञ जय सिंह ने लापरवाही से अंदर घुसने का फैसला नहीं किया। उसने चुपचाप खुद को छिपा लिया और वह क्षेत्र यंग मास्टर वर्मा और उसके लोगों के लिए छोड़ दिया। जल्द ही यंग मास्टर वर्मा और अन्य लोग आ गए। दोपहर में देखे गए लोगों की तुलना में कुछ और लोग थे, जिसमें एक लंबी दाढ़ी वाला एक लबादा पहने हुए आदमी भी शामिल था। पहाड़ी हवा ने उसके लबादे को हिलाया जिससे उसे एक अलौकिक रूप मिला। हालांकि उसकी थोड़ी धूर्त छोटी आंखों ने उसे कुछ हद तक अनुपयुक्त बना दिया। क्षेत्र में 2 बार चक्कर लगाने के बाद दाढ़ी वाले आदमी ने सिर हिलाया और कहा, यंग मास्टर वर्मा ये यही होना चाहिए, तो जल्दी से जगह ढूंढो। यंग मास्टर वर्मा ने उत्साह से कहा, अगर हमें एक सुपीरियर मैजिकल आर्टिफैक्ट मिलता है तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से उदारतापूर्वक पुरस्कृत करूंगा। यंग मास्टर वर्मा निश्चिंत रहे, दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, यह नक्शा मेरे पूर्वज गुरु द्वारा छोड़ा गया एक खजाना है। उन्होंने हमेशा इसे एक रत्न की तरह माना है और मुझे इस पर एक नज़र भी नहीं डालने दी। अगर मेरे गुरु का हाल ही में निधन नहीं हुआ होता तो मुझे अभी भी इस तक पहुंच नहीं होती। मैंने एक बार अपने गुरु से पूछा था कि वास्तव में यहाँ क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि यह एक ऐसा खजाना था जो मेरे बेतहाशा सपनों से भी परे था। मेरे गुरु के पास पहले से ही एक मीडियम क्वालिटी मैजिकल टूल था। अब सोचिए, एक सुपीरियर मैजिकल आर्टिफैक्ट के अलावा मेरे बेतहाशा सपनों से परे और क्या हो सकता है। यंग मास्टर वर्मा बहुत खुश हो गया। गुरु वामदेव एक ऐसे साधु हैं जिनकी प्रशंसा मेरे परदादा भी करते हैं। उन्हें धन या शक्ति में कोई रुचि नहीं है। ऐसे साधु के लिए ये या तो एक अद्वितीय गुप्त ग्रंथ होना चाहिए या एक शक्तिशाली दिव्य अस्त्र, और कुछ भी आकर्षक नहीं है। तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ यहाँ कम से कम एक सुपीरियर मैजिकल आर्टिफैक्ट होना चाहिए। दाढ़ी वाले आदमी ने हंसते हुए कहा, यंग मास्टर वर्मा, आपकी वर्तमान शक्ति के साथ यदि आप एक सुपीरियर मैजिकल आर्टिफैक्ट प्राप्त कर सकते हैं तो आप शायद सीधे फ्यूजन स्टेज तक पहुँच सकते हैं। फ्यूजन स्टेज के साथ आप विंध्य प्रदेश के शीर्ष 10 में होंगे। तब तक विंध्य प्रदेश को भूल जाए, आप पूरे भारत की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ में से एक होंगे। हा। यंग मास्टर वर्मा ने गर्व से हंसते हुए कहा, अगर मुझे एक सुपीरियर मैजिकल आर्टिफैक्ट मिल जाता है तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम अपने बाकी के दिनों में महिमा और धन का जीवन जियोगे। धन्यवाद यंग मास्टर वर्मा। दाढ़ी वाले आदमी ने उत्साह से अभिभूत होकर जल्दी से झुककर प्रणाम किया। यंग मास्टर वर्मा, एक बार जब आप फ्यूजन स्टेज में पहुंच जाएं तो आप उस जय सिंह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, एक और युवक ने जल्दी से कहा। बेशक, यंग मास्टर वर्मा ने दांत पीसते हुए कहा, उस जय सिंह ने मुझे पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया, सबके सामने मुझसे क्षमा मांगने की हिम्मत की। मैंने इन सभी हिसाबों को ध्यान में रखा है। एक बार जब मुझे वो सुपीरियर मैजिकल आर्टिफैक्ट मिल जाएगा तो वह पहला व्यक्ति होगा जिसके पीछे मैं जाऊंगा। भले ही वो मेरे सामने घुटनों के बल दया की भीख मांगे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे समझा दूंगा कि मुझे नाराज करने के परिणाम क्या होते हैं। हर कोई रोमांचित और आनंदित था। एक युवक ने तो उत्साह से यहाँ तक कह दिया, और उस किरण के बारे में, एक बार जब हम जय सिंह से निपट लेंगे तो हम उसे आज्ञाकारी रूप से लड़की को सौंपने के लिए मजबूर कर देंगे। ऐसी सुंदरी उसके साथ रहने के लायक नहीं है, यह एक बर्बादी है, ये तो निश्चित है। यंग मास्टर वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी नज़रें उस सुंदरी पर है। सभी ने ईर्ष्या से देखा, वे भी किरण के लिए लालायित थे। दाढ़ी वाले आदमी ने एक दिशा सूचक यंत्र पकड़े हुए क्षेत्र के चारों ओर पता लगाना और खोजना शुरू कर दिया। कब्र के टीले की स्थिति का पता लगाना शुरू कर दिया। जय सिंह अंधेरे में छिपा हुआ था। इस छोटे से समय में उसने पहले ही स्थान की गणना कर ली थी। इस दाढ़ी वाले आदमी का पेशेवर कौशल काफी औसत था। इन सभी उपकरणों का उपयोग करके और अभी भी गणना करने में इतना समय ले रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद दाढ़ी वाले आदमी ने खुशी से कहा, मिल गया। कहाँ? यंग मास्टर वर्मा सबसे पहले दौड़कर आया। दाढ़ी वाला आदमी पहले ही मंच के किनारे पर खड़ा हो गया था, चट्टान के नीचे इशारा करते हुए। ठीक यहीं। क्या? यंग मास्टर वर्मा चौंक गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह एक चट्टान है। दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी दाढ़ी सहलाई और हल्के से हंसा। सही कहा, ये ठीक यहीं है। तुम्हारा मतलब इस घाटी के अंदर है? यंग मास्टर वर्मा मंच के किनारे पर गया और नीचे देखा। ये काफी गहरा था। रात बहुत अंधेरी थी और वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि नीचे क्या है।
नहीं, दाढ़ी वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया, ये चट्टान के किनारे पर है। चट्टान के किनारे पर यंग मास्टर वर्मा हैरान था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कौन ऐसी जगह पर एक मकबरा बनाएगा? वंशज वहां अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने कैसे जाएंगे? ये सच है। दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, इस गुफा का स्थान इस चट्टान के किनारे से 9 फीट और 3 इंच नीचे है। अगर मैंने सही गणना की है तो वहां नीचे जाने पर एक गुफा मिलनी चाहिए और मकबरा उस गुफा के अंदर बनाया गया है। सच में संदेह से भरकर यंग मास्टर वर्मा चट्टान के किनारे पर गया और अपने कई आदमियों को रस्सियां तैयार करने के लिए कहा ताकि वे नीचे जाकर खोजबीन कर सकें। थोड़ी देर बाद नीचे से किसी ने उत्साह से चिल्लाया, यंग मास्टर वर्मा, यहाँ सच में एक गुफा है। दाढ़ी वाले आदमी का चेहरा गर्व से चमक उठा जब उसने अपनी दाढ़ी सहलाई और हंसा। यंग मास्टर वर्मा, कैसा लगा? क्या मैं गलत था? तुम में वास्तव में कुछ कौशल है। यंग मास्टर वर्मा ने सिर हिलाया और कहा, चलो अंदर जाकर देखते हैं। एक के बाद एक समूह रस्सियों से नीचे उतरा, लेकिन जय सिंह ने रस्सी का उपयोग नहीं किया और सीधे एम्परर स्काईवॉक का प्रदर्शन किया। चुपचाप उनके पीछे गुफा में घुस गया। जय सिंह की गणना की गई स्थिति भी यही थी, लेकिन जब उसने अपनी गणना की तो उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि भूमिगत आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ हद तक अस्तव्यस्त थी, जो बहुत अजीब थी। ये गुफा काफी छिपी हुई थी, कुछ लताओं के पीछे छिपी हुई थी। केवल लताओं को हटाने पर ही कोई इसे खोज सकता था। यदि कोई जानबूझकर खोज नहीं रहा होता तो उन्हें कभी पता नहीं चलता कि पास में एक गुफा है। अंदर गुफा गहरी थी और वे जितना अंदर गए यह उतनी ही विशाल होती गई। अंततः स्थान एक बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा था। क्या यह एक मकबरा है? यंग मास्टर वर्मा ने माथा सिकोड़कर पूछा। दाढ़ी वाला आदमी भी भ्रमित था। ये होना चाहिए है ना, एक मकबरे के लिए इतना बड़ा छेद कौन खोदता है? यंग मास्टर वर्मा ने कहा। और बिना कोई जाल बिछाए इतना बड़ा गड्ढा क्यों खोदना? दाढ़ी वाला आदमी कोई जवाब नहीं दे सका और फुसफुसाया, कौन परवाह करता है कि यह एक मकबरा है या नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अंदर खजाना है। मुझे उम्मीद है, यंग मास्टर वर्मा ने माथा सिकोड़कर कहा जब वह आगे बढ़ा। जय सिंह पीछे पीछे चला और उसकी नज़रें ज्यादातर दोनों तरफ की पत्थर की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी पर आकर्षित हुईं। नक्काशी कुछ अजीबोगरीब पैटर्न थे जिन्हें औसत व्यक्ति समझ नहीं सकता था। हालांकि जय सिंह उन्हें समझ सकता था, क्योंकि इन पैटर्नों की रेखाएं नियति ग्रंथ में विस्तृत कुछ अभ्यासों के साथ मेल खाती थीं। वास्तव में इन रेखाओं की गति नियति ग्रंथ में अभ्यासों को और भी पूर्ण बना सकती थी। कुछ हिस्से जो जय सिंह को पूरी तरह से समझ में नहीं आए थे, वे अब इन पैटर्नों को देखने के बाद पूरी तरह से समझ में आ गए थे। हैरान होकर जय सिंह को नियति ग्रंथ की उत्पत्ति का पता नहीं था, लेकिन वह निश्चित था कि यह साधारण नहीं था और इस गुफा में नियति ग्रंथ से मेल खाने वाले पैटर्न बहुत अजीब थे। इन पैटर्नों को किसने छोड़ा था? क्या जिस व्यक्ति ने उन्हें छोड़ा था उसने भी नियति ग्रंथ देखा था? आधे घंटे तक यात्रा करने के बाद वे अंततः गुफा के अंत तक पहुंच गए। अंत में एक मकबरे के बजाय एक छोटा पत्थर का कक्ष था। पत्थर का कक्ष काफी खाली था, सिवाय एक गद्दी के जो ठीक केंद्र में रखी हुई थी। अब गद्दी पर पालथी मारकर एक कंकाल बैठा था। एक लंबी तलवार सूखे कंकाल की छाती में घुसी हुई थी। ये दर्शाता है कि व्यक्ति को छुरा घोंपकर मार दिया गया था। यह वही जगह है। दाढ़ी वाले आदमी की आत्माएं उठ गई। यंग मास्टर वर्मा, देखो यहाँ एक मृत व्यक्ति है। यह एक मकबरे जैसा नहीं दिखता है ना? यंग मास्टर वर्मा ने माथा सिकोड़कर कहा। जरूरी नहीं कि यह एक मकबरा हो, ऐसी एकांत जगह पर रहने वाला व्यक्ति असाधारण होना चाहिए, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। शायद उसकी छाती में जो तलवार है वह एक दिव्य अस्त्र है। सच में? यंग मास्टर वर्मा ने हिचकिचाया, अपने बगल के युवक की ओर मुड़ा और कहा, इसे बाहर निकालो और देखते हैं। ठीक है। युवक तुरंत दौड़कर गया, मूठ को पकड़ा और उसे बलपूर्वक बाहर निकालने की कोशिश की। लंबी तलवार बाहर नहीं आई, लेकिन कंकाल ऊपर खींच लिया गया और उस पर गिर पड़ा। युवक चौंक गया और उन्मत्त रूप से संघर्ष करने लगा। घबराहट में कंकाल को लात मारकर दूर कर दिया। लंबी तलवार को बाहर निकालने के कई असफल प्रयासों के बाद उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कंकाल को कई बार लात मारी और श्राप दिया, लानत है, तुम मुझे डराने की हिम्मत करते हो। दूर से जय सिंह ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। अंततः यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा में गड़बड़ी के मुख्य कारण को महसूस किया। कंकाल को ऊपर खींचने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा में अराजकता और भी बदतर हो गई, जो स्पष्ट रूप से कंकाल से जुड़ी हुई थी। ये कंकाल निश्चित रूप से सरल नहीं था। यंग मास्टर वर्मा, मुझे डर है कि अब आपको कार्रवाई करने का समय आ गया है, दाढ़ी वाले आदमी ने फुसफुसाया। इस श्रेष्ठ दिव्य अस्त्र को निकालने के लिए आपको शायद फ्यूजन स्टेज पर होना होगा। तो मैं कोशिश करता हूं। यंग मास्टर वर्मा ने सिर हिलाया, आगे बढ़ा, एक गहरी सांस ली, लंबी तलवार को पकड़ा और एक जोरदार खिंचाव के साथ उसने वास्तव में तलवार निकाल ली। यंग मास्टर वर्मा गर्व से भरा हुआ था और बस उसे करीब से देखने ही वाला था कि अचानक एक कुरकुरी आवाज उनके चारों ओर गूंज उठी, जैसे हड्डियों के टूटने की आवाज हो। यह क्या बकवास है? हर कोई चकित था और जल्दी से चारों ओर देखने लगा। लानत है, क्या क्या हो रहा है? किसी ने अचानक सदमे में कहा।
उसकी नज़रों का पीछा करते हुए उन्होंने देखा कि जिस कंकाल को लात मारकर दूर कर दिया गया था वह धीरे धीरे वापस खड़ा हो रहा था। उसने अपने सूखे हड्डी के हाथ फैलाए, अपना सिर पकड़ा, उसे अपनी अव्यवस्थित गर्दन को फिर से संरेखित करने के लिए एक जोर का मोड़ दिया। फिर अपना दांतों से भरा मुंह खोलकर वह भयानक रूप से खिलखिलाने लगा। सबका रंग बदल गया। ये सूखी हड्डियों के अलावा कुछ नहीं था। यह अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? ये क्या चीज़ है? यंग मास्टर वर्मा भी स्तब्ध था। हालांकि उसके पास फ्यूजन स्टेज की ताकत थी, उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। सूखी हड्डियां पुनर्जीवित हो रही हैं, यह एक अमर का काम है। दाढ़ी वाले आदमी ने डर से हकलाया। मेरे गुरु सही थे, मेरे गुरु सही थे। तुम्हारे गुरु ने क्या कहा था? यंग मास्टर वर्मा ने तत्काल मांग की। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? यंग मास्टर वर्मा, मैं आपसे कुछ छिपाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? दाढ़ी वाले आदमी ने उत्सुकता से जवाब दिया। लेकिन अगर मेरे गुरु के पास यह नक्शा इतने लंबे समय तक था और उन्होंने इसे प्राप्त नहीं किया तो इसका कोई कारण होना चाहिए। अगर यहाँ कोई तंत्र नहीं है तो इसका केवल यह मतलब हो सकता है कि यहाँ की वस्तुएं बेकार हैं। ये समझ में आता है। यंग मास्टर वर्मा ने सिर हिलाया, कंकाल को देखा और एक सिकुड़े हुए माथे के साथ पूछा, तो यह वास्तव में क्या चीज़ है? यह शायद सिर्फ एक तंत्र है। साधकों के रूप में हम सभी जानते हैं कि भूत और देवता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये सब ताकत के बारे में है। दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, ये कंकाल भी ज़्यादा शक्ति नहीं छोड़ रहा है। अगर हम सब एक साथ हमला करें तो हम इसे नष्ट कर सकते हैं। ऐसा है क्या? यंग मास्टर वर्मा आधा अधूरा आश्वस्त था। अब हम बस इतना ही कर सकते हैं, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। हमने इसे पहले ही परेशान कर दिया है और अगर हम इसे नष्ट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। यंग मास्टर वर्मा ने सिर हिलाया, फिर दूसरों की ओर मुड़ा और सख्ती से कहा, ठीक है, डरने की क्या बात है, चलो सब एक साथ चलते हैं और पहले इस चीज़ से निपटते हैं। ये कहकर यंग मास्टर वर्मा ने नेतृत्व किया, अपना पैर उठाया और कंकाल की ओर लात मारी। जय सिंह ने दूर से ही उस भीड़ को आगे बढ़ते हुए देखा और मन ही मन हंस पड़ा। ये लोग सच में मूर्ख हैं। वह दाढ़ी वाला तांत्रिक साफ साफ उन्हें धोखा दे रहा था, फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। दाढ़ी वाला तांत्रिक सबको एक साथ हमला करने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन असल में वह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा। इसके विपरीत उसने उस अफरा-तफरी का लाभ उठाकर चुपचाप थोड़ा पीछे हट गया। वरुण वर्मा ने कंकाल पर लात मारी, लेकिन कंकाल के नीचे गिरने का जो परिणाम उसने सोचा था वह नहीं हुआ। इसके बजाय कंकाल ने उसका पैर पकड़ लिया, उसे अपने मुंह तक घसीटा और उसके पैर में काट लिया। वरुण वर्मा दर्द से चीख उठा, अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष कर रहा था लेकिन कंकाल की पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। वरुण वर्मा फ्यूजन स्टेज की शक्ति का था, लेकिन कंकाल के सामने वह एक चूजे की तरह लाचार था, बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रहा था। जहां तक वरुण वर्मा के अधीनस्थों की बात है, उनकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। कुछ को कंकालों ने नीचे गिरा दिया जबकि अन्य पीछे हट गए, लेकिन दोबारा आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाए और असहाय होकर वरुण वर्मा के पैर को कंकाल द्वारा लगभग काटे जाते हुए देखते रहे। बचाओ मुझे, वरुण वर्मा दयनीयता से चिल्लाया, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कौन सहायता करेगा। इस बीच दाढ़ी वाले तांत्रिक ने ध्यान भटकने का लाभ उठाकर गद्दी के पास चुपके से पहुंच गया था। उसने उसे उठाया तो एक गुप्त खाना खुल गया। उसने खाने में से एक लकड़ी का बक्सा निकाला और उसके चेहरे पर उत्साह का भाव आ गया। अरे मेरी सहायता करो, उसके बगल में एक युवक ने आग्रह किया, जिस स्थिति में आए बदलाव का आभास नहीं हुआ था। क्यों नहीं, दाढ़ी वाला तांत्रिक मुस्कुराया, युवक के पास पहुंचा और अचानक उसे कंकाल की ओर धकेल दिया। कंकाल ने अभी अभी वरुण वर्मा को एक तरफ फेंका ही था कि एक और व्यक्ति आ गया। उसने उस युवक को पकड़ा और उसकी गर्दन पर काट लिया। युवक बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका और मौके पर ही कंकाल द्वारा काटकर मार दिया गया। तुम क्या कर रहे हो? कुछ अन्य लोग स्तब्ध रह गए और वरुण वर्मा हक्काबक्का रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मित्र को हानि पहुंचाने की? हा। दाढ़ी वाला तांत्रिक हंसा और ऊपर देखा। तुमने गलत समझा, मैंने सिर्फ तुम्हारे मित्र को ही हानि नहीं पहुंचाई, मैंने तुम्हें भी फंसाया है। तुम्हारा क्या मतलब है? वरुण वर्मा की आवाज़ कांप रही थी। क्या तुम नहीं समझे? दाढ़ी वाले तांत्रिक ने अपने हाथ में बक्सा लहराया। इतने बड़े खजाने के होते हुए क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे तुम्हें दूंगा? अगर तुम लोग कंकाल का ध्यान नहीं भटकाते तो मुझे ये खजाना कैसे मिलता? तुमने वास्तव में हमारा उपयोग किया। वरुण वर्मा क्रोध में दहाड़ा। क्या तुम वर्मा परिवार से दुश्मनी के परिणाम जानते हो? वर्मा परिवार मेरा क्या कर सकता है? दाढ़ी वाले तांत्रिक ने अब अपनी आभा नहीं छिपाई। उसकी उपस्थिति अचानक बढ़ गई जो वरुण वर्मा से बिल्कुल भी कम नहीं थी, जिससे पता चला कि वह भी फ्यूजन स्टेज का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। एक बार जब मेरे पास ये खजाना आ जाएगा तो मैं जल्द ही एक द सॉवरेन बन जाऊंगा। तब भले ही विक्रम वर्मा खुद मेरे लिए आए, मैं उससे नहीं डरूंगा। दाढ़ी वाले तांत्रिक ने उपहास किया। तुम बहुत नीच हो। वरुण वर्मा क्रोध से कांप रहा था।
अब जाकर तुम्हें पता चला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? दाढ़ी वाले तांत्रिक ने एक स्मग हंसी के साथ कहा, क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम्हें यंग मास्टर वर्मा कहने से तुम मुझ पर शासन कर सकते हो? सही कहा, मैंने तुम्हारा उपयोग किया तो क्या विंध्य प्रदेश के वर्मा परिवार के सबसे बड़े यंग मास्टर, अयोग्य लोगों में सबसे अच्छे, क्या तुम मेरे लिए एक सीढ़ी बनकर नहीं रह गए? वरुण वर्मा गुस्से से दहाड़ा, लेकिन वह कुछ भी करने में असहाय था। उसके पीछे कंकाल ने उसके मित्र को समाप्त कर दिया था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। कंकाल तेजी से नहीं चल रहा था, लेकिन उसकी शक्ति बहुत अधिक थी और वे बस प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। यंग मास्टर वर्मा, तुम इनके साथ मजे करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, दाढ़ी वाले तांत्रिक ने हंसते हुए कहा। अलविदा। हा। दाढ़ी वाला तांत्रिक हंसते हुए जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसके कदम रुक गए। जय सिंह पहले से ही उसका रास्ता रोके खड़ा था। कौन कौन हो तुम? दाढ़ी वाले तांत्रिक ने त्योरियां चदाईं। वरुण वर्मा और अन्य लोगों ने उसे देखा और सभी स्तब्ध रह गए। जय सिंह। दाढ़ी वाले तांत्रिक का रंग अचानक बदल गया। क्या तुम जय सिंह हो? जय सिंह ने अपने हाथ पीछे बांधकर शांति से कहा, सामान नीचे रख दो और 3 दिव्य सम्राटों के मामलों के बारे में बताओ तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम्हें कैसे पता? दाढ़ी वाला तांत्रिक हैरान था, क्योंकि वह 3 दिव्य सम्राटों के लिए काम कर रहा था। लेकिन जय सिंह को इस बारे में कैसे पता चला? तुम्हारे शरीर पर जो आभा है उसे बदला नहीं जा सकता, जय सिंह ने कहा। क्या तुम मुझे खुद कार्रवाई करने के लिए विवश करने की तैयारी कर रहे हो? दाढ़ी वाले तांत्रिक ने एक गहरी सांस ली और दांत पीसकर कहा, जय सिंह, तुमने बार बार सम्राटों की महान योजनाओं में बाधा डाली है। क्या तुम्हें पता है कि तुम पहले से ही एक मरा हुआ आदमी हो? तो क्या? जय सिंह ने ठंड से कहा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम अपने सम्राटों को मुझे खोजने के लिए कह सकते हो। सम्राट निश्चित रूप से तुम्हारे लिए आएंगे, बस अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करो, दाढ़ी वाले तांत्रिक ने गुस्से से चिल्लाया। ये भविष्य की बात है, जय सिंह ने कहा। अभी जो तुम्हें कहना है वह कहो और शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। धत तेरे की, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अजेय हो? दाढ़ी वाले तांत्रिक ने गुस्से से चिल्लाया। मुझे विश्वास नहीं होता। दाढ़ी वाले तांत्रिक ने अपना पैर पटका और तुरंत उसके चारों ओर एक काली रोशनी चमक उठी। उसने सारी काली रोशनी को अपने पेट में समाहित कर लिया, उसे एक पल के लिए इकट्ठा किया और फिर उसे हिंसक रूप से बाहर फेंका, जिससे काली रोशनी दर्जनों तेज तलवारों में बदल गई जो सीधे जय सिंह पर वार कर रही थीं। कीड़ेमकोड़ों की चाल। जय सिंह ने लापरवाही से अपना हाथ घुमाया और सारी काली रोशनी दूर छिटक गई। ऐसे परिणाम के लिए तैयार न होने के कारण दाढ़ी वाला तांत्रिक डर के मारे उछल पड़ा। जय सिंह को कदम कदम पास आते देख उसने अचानक जोर से दांत भींचे और दहाड़ा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये कहकर दाढ़ी वाला तांत्रिक धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। उसके मुंह के कोने से काला खून बह रहा था। जय सिंह ने त्योरियां चदाई। ये दाढ़ी वाला तांत्रिक पहले के काले कपड़ों वाले आदमी की तरह 3 दिव्य सम्राटों के बारे में कुछ भी बताने के बजाय मरना पसंद करेगा। ये 3 दिव्य सम्राट कौन थे जो ऐसी निष्ठा रखते थे? लकड़ी का बक्सा खोलने पर अंदर कांस्य पत्र का एक छोटा टुकड़ा था। कांस्य पर कुछ अजीब प्रतीक खुदे हुए थे जिन्हें जय सिंह भी नहीं समझ सका। हालांकि यह छोटा कांस्य का टुकड़ा ही था जो इस भूर्जा शास्त्र के खजाने वाले स्थान में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित कर सकता था, जो बेहद अजीब था। जय सिंह नहीं जानता था कि यह क्या है, लेकिन चूंकि 3 दिव्य सम्राटों के लोग इस चीज को छीनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे तो कोई कारण जरूर होगा। उसने कांस्य का टुकड़ा अपने साथ ले लिया। दूसरी तरफ वरुण वर्मा के लाए हुए अधिकांश लोग पहले ही कंकाल द्वारा काटकर मार दिए गए थे। वरुण वर्मा, जिसका एक पैर कट गया था, रैंक भी नहीं पा रहा था। कंकाल को कदम कदम अपनी ओर आते देख वह एक सुअर की तरह घबराहट में चिल्लाया जिसे काटा जा रहा हो। जय सिंह, मुझे बचाओ, वरुण वर्मा कांपते हुए चिल्लाया। जय सिंह ने वरुण वर्मा को देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें बचाओ? मुझे क्यों बचाना चाहिए? क्या तुम वही नहीं थे जो एक सुपीरियर मैजिकल आर्टिफैक्ट का उपयोग करके मुझे अपने सामने घुटने टेकने और दया की भीख मांगने पर विवश करना चाहते थे, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? वरुण वर्मा का चेहरा बेहद शर्मिंदा था। वो सच में जय सिंह से सहायता नहीं मांगना चाहता था, लेकिन इस समय अगर वह जय सिंह से सहायता नहीं मांगता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। मास्टर जय, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, कृपया मेरी जान बचा लीजिए, वरुण वर्मा ने कांपते हुए विनती की। अगर आप मुझे बचाते हैं तो अब से मेरा वर्मा परिवार पूरी तरह से आपका नेतृत्व मानेगा। ये तुमने एक रोचक बात कही, जय सिंह ने उत्तर दिया। अगर मैं तुम्हें नहीं भी बचाता तो क्या तुम्हारे वर्मा परिवार के लोग मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करेंगे? वरुण वर्मा तुरंत चुप हो गया। जैसा कि जय सिंह ने कहा था, वर्मा परिवार वास्तव में जय सिंह की अवज्ञा करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हालांकि मैं तुम्हें एक स्पष्ट समझ के साथ मरने दूंगा, जय सिंह ने कहा। क्या तुम जानते हो कि यह कंकाल अथक रूप से तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? क्यों? वरुण वर्मा ने आश्चर्य से पूछा। वह भी इस बारे में बहुत उत्सुक था। कंकाल के पुनर्जीवित होने के बाद वह लगातार उसका पीछा कर रहा था, जैसे कि उसके मन में उसके प्रति गहरी घृणा हो। वरुण वर्मा के हाथ से लंबी तलवार लेते हुए जय सिंह मुस्कुराया और कहा, क्योंकि तुमने वह वस्तु छीन ली जिसने इसे सील कर रखा था। जैसे ही उसने ये कहा, जय सिंह ने सीधे लंबी तलवार को कंकाल की छाती में घोंप दिया।
अजीब बात यह थी कि जैसे ही लंबी तलवार अंदर घुसी कंकाल जमीन पर ढीला पड़ गया, जैसे कि वह एक बार फिर मर गया हो। वरुण वर्मा हक्काबक्का रह गया। उसे आखिरकार समझ में आया कि दाढ़ी वाले तांत्रिक ने उन्हें लंबी तलवार लेने के लिए क्यों उकसाया था। वह शुरू से ही उनका उपयोग कर रहा था। धन्यवाद धन्यवाद मास्टर जय, मेरी जान बचाने के लिए, वरुण वर्मा ने कांपती हुई आवाज में कहा। तुम गलत हो, जय सिंह ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें केवल ये समझा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, मैं तुम्हें बचाने नहीं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद जय सिंह ने एक बार फिर कंकाल की छाती से लंबी तलवार निकाली और तलवार को वरुण वर्मा के हाथों में फेंक दिया। क्या तुम क्या कर रहे हो? वरुण वर्मा हैरान था। उसने जल्दी से लंबी तलवार फेंक दी। हालांकि कंकाल अभी भी उसकी ओर रेंग रहा था। तुम मुझे मारना चाहते थे तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता, जय सिंह ने अपने हाथ पीछे बांधकर कहा। भले ही तुम मेरे बराबर के न हो, कौन गारंटी दे सकता है कि एक दिन तुम मेरे करीबी लोगों पर हमला नहीं करोगे। जड़ों को खत्म करना हमेशा सबसे अच्छा सिद्धांत रहा है ना? अगर तुम मुझे मारोगे तो वर्मा परिवार के लोग तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे। वरुण वर्मा ने गुस्से में दहाड़ा। ऐसा है क्या? जय सिंह हल्का मुस्कुराया। यह मामला शायद 3 दिव्य सम्राटों पर डाल दिया जाएगा। इसके अलावा भले ही वर्मा परिवार वास्तव में बदला लेना चाहे तो क्या अगर बात बढ़ी तो मैं बस एक और परिवार को खत्म कर दूंगा। वरुण वर्मा अचानक अवाक रह गया। यह विंध्य प्रदेश के 10 बड़े परिवारों में से एक था और जय सिंह ने उन्हें खत्म करने की बात इतनी लापरवाही से कह दी। क्या ये बहुत दबंगई नहीं थी? कंकाल अंततः वरुण वर्मा तक पहुंच गया और उसकी चीखों के बीच वर्मा परिवार के सबसे बड़े यंग मास्टर ने अंततः अपनी जान वहीं छोड़ दी। वरुण वर्मा के मरने का इंतजार करने के बाद जय सिंह ने पास के कई अन्य लोगों को भी ठिकाने लगा दिया। फिर उसने लंबी तलवार उठाई और कंकाल को एक बार फिर सील कर दिया। पत्थर के कक्ष का एक और चक्कर लगाने के बाद जय सिंह ने पत्थर की दीवारों पर बने सभी नमूनों को याद कर लिया। फिर वो पालथी मारकर बैठ गया और तांबे का टुकड़ा निकाला। उसे एक माध्यम के रूप में उपयोग करके आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। जय सिंह केवल ये जानता था कि तांबे का टुकड़ा उस क्षेत्र के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को अस्तव्यस्त कर सकता है, इसलिए उसने इसे आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग किया। हालांकि जब आध्यात्मिक ऊर्जा तांबे के टुकड़े से होकर उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी तो जय सिंह ने अचानक आश्चर्य से पाया कि ऊर्जा शुद्ध हो गई थी और उसे सीधे अवशोषित किया जा सकता था। उन भू-ऊर्जा शास्त्र के खजाने वाले स्थानों से आध्यात्मिक ऊर्जा हमेशा मिश्रित होती थी और शरीर में प्रवेश करने के बाद उसे परिष्कृत करने की आवश्यकता होती थी, तभी उसका उपयोग किया जा सकता था। लेकिन अब तांबे के टुकड़े से गुजरने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा को किसी भी शोधन की आवश्यकता नहीं थी, जिससे जय सिंह का साधना का समय कई गुना कम हो गया, जो वास्तव में एक आश्चर्यजनक खोज थी। जल्द ही जय सिंह ने उस स्थान की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अपने हाथ में तांबे के टुकड़े को देखते हुए वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये तांबे का टुकड़ा आखिर था क्या? जय सिंह ने याद किया कि दाढ़ी वाले तांत्रिक ने गुरु वामदेव के बारे में क्या कहा था और अब ऐसा लग रहा था कि दाढ़ी वाला तांत्रिक शायद उसका शिष्य नहीं था। यह नक्शा शायद दाढ़ी वाले तांत्रिक ने गुरु वामदेव से प्राप्त किया था। फिर दाढ़ी वाले तांत्रिक ने वरुण वर्मा और अन्य लोगों को यहाँ आने के लिए मूड बनाया, जिसका इरादा तांबे के टुकड़े को ले जाना था। जहां तक उसने वरुण वर्मा और अन्य लोगों को यहां आने के लिए धोखा देने का विकल्प क्यों चुना, ये काफी स्पष्ट था। क्योंकि उस लंबी तलवार को बाहर निकालने के लिए फ्यूजन स्टेज के किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी और विंध्य प्रदेश में फ्यूजन स्टेज के मास्टर ज्यादातर वरिष्ठ विशेषज्ञ थे, जिन्हें दाढ़ी वाले तांत्रिक द्वारा इतनी आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता था। और वरुण वर्मा वह अभिमानी और खर्चीला यंग मास्टर स्वाभाविक रूप से दाढ़ी वाले तांत्रिक का मुख्य लक्ष्य बन गया। बेशक वरुण वर्मा और उसके सहयोगियों ने वास्तव में सहयोग किया। इस बार अगर जय सिंह यहाँ नहीं होता तो कांस्य का टुकड़ा शायद दाढ़ी वाले तांत्रिक द्वारा ले जाया गया होता। कांस्य का टुकड़ा सुरक्षित करने के बाद जय सिंह गुफा में और नहीं रुका और सीधे चला गया। जब तक वो होटल लौटा तब तक आसमान में हल्की रोशनी हो चुकी थी। जय सिंह मुश्किल से अपने कमरे तक पहुंचा ही था कि उसने अपने चारों ओर एक सरसराहट की आवाज सुनी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी लेकिन कोई हलचल नहीं की, इसके बजाय वह चुपचाप बाहर वापस चला गया। आवाजों का पीछा करते हुए जय सिंह को जल्द ही पता चल गया कि लोगों का एक समूह होटल की दीवार के पीछे विस्फोटक लगा रहा है। उनमें से कई के पास बंदूकें भी थीं जो स्पष्ट रूप से बुरे इरादे रखते थे। जय सिंह ने अपनी भौहें सिकोड़ी और ठंड से कहा, इतना विस्फोटक लगाकर क्या तुम सबको मारने की योजना बना रहे हो? क्या तुम भूल गए कि छोटे मास्टर चमन भी अंदर है? जय सिंह की आवाज की ध्वनि से चौंककर वे लोग मुड़े। उनके भाव बदल गए और नेता ने गहरी आवाज में कहा, तुम कौन हो? काम करने आए हो और यह भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं? जय सिंह ने उत्तर दिया, मैं जय सिंह हूं जिसे तुम मारने आए हो। तुम जय सिंह हो? उन लोगों के भाव बदल गए और नेता ने अपनी बंदूक निकाली, जय सिंह पर निशाना साधा और उपहास किया। श्रीमान जय, बड़े मास्टर चमन ने आदेश दिया है कि इस बार तुम्हारे साथ आए लोगों में से कोई भी बचना नहीं चाहिए। क्षमा करना भाई, हम ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, इसलिए मरने के बाद कोई द्वेष मत रखना।
उस आदमी ने जय सिंह को मौके पर ही मारने के इरादे से ट्रिगर दबाया, लेकिन जैसे ही उसने जोर से दबाया ट्रिगर ऐसा लग रहा था जैसे वेल्ड कर दिया गया हो, पूरी तरह से अचल। यह क्या हो रहा है? उस आदमी का चेहरा घबराहट से भर गया। क्या बंदूक में कुछ खराबी है? मुझे कोशिश करने दो। एक अन्य व्यक्ति ने भी अपनी बंदूक निकाली, लेकिन परिणाम पहले जैसा ही था। उन लोगों ने श्राप में विश्वास करने से इनकार कर दिया और प्रत्येक ने अपनी बंदूकें निकाली, लेकिन उनमें से कोई भी गोली नहीं चला सका। यह क्या बकवास है? समूह ने जोर से सोचा। जय सिंह अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा था, हल्का मुस्कुरा रहा था। ऐसा लगता है कि इस बार पैसे के लिए काम करने में तुम अपनी जान से कीमत चुकाओगे। एक दूसरे को देखते हुए नेता ने गहरी आवाज में कहा, बंदूकों की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हें फिर भी मार सकते हैं। लोगों, हमला करो। वे लोग एक साथ आगे बढ़े। उनकी मुद्रा से पता चल रहा था कि वे ज्यादातर अनुभवी भाड़े के सैनिक थे। जय सिंह ने उपहास किया और भीड़ में घुस गया, और एक संक्षिप्त झड़प के बाद सभी हमलावर नीचे गिर गए, एक भी खड़ा नहीं बचा। हक्का-बक्का होकर नेता ने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन? आखिर तुम कौन हो? क्या चमनलाल ने तुम्हें मुझे मारने आने से पहले नहीं बताया? जय सिंह ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, विंध्य प्रदेश के 10 बड़े परिवारों में भी ऐसे लोग हुए हैं जो मेरे हाथों मरे हैं। तुम उनकी तुलना में क्या हो? आह, नेता पूरी तरह से हक्का-बक्का रह गया, कोसते हुए, चमनलाल कमीने, तुमने हमें फंसा दिया। जय सिंह ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपना हाथ उस आदमी के सिर पर रखा और सोल सर्चिंग टेक्निक का उपयोग करके उसने चमनलाल की योजना का पता लगा लिया। उसने इन हताश लोगों को काम पर रखा था और होटल में सभी को उड़ाने के इरादे से बहुत सारे विस्फोटक खरीदे थे ताकि कोई भी जीवित न बचे। चमनलाल वास्तव में जय सिंह को मारने और इस कांटे को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने ही बेटे की बलि देने के लिए भी तैयार था। अगली सुबह जब जय सिंह और उसके साथी नाश्ता कर रहे थे, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अचानक होटल में घुस आया। जब उस अधेड़ व्यक्ति ने जय सिंह की मेज पर किरण की मां को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और जल्दी से दौड़कर उनके पास आया। अम्मा, ये सच में आप हैं? उस अधेड़ व्यक्ति ने उत्साह से कहा। तुम दिनेश हो? अम्मा ने भी उस अधेड़ व्यक्ति को पहचान लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आह दिनेश, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इस जीवन में फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। लाल आंखों से दिनेश ने अम्मा के हाथ पकड़ लिए और कांपते हुए कहा, अम्मा, आप सब इन वर्षों में कहाँ थीं? जब तक मेरी माँ जीवित थी वह हमेशा आपके बारे में बात करती थी। हमने आपको इतने सालों तक खोजा लेकिन कभी नहीं पाया। आह, मेरी माँ जब गुजरी तो उनकी आंखें भी शांति से बंद नहीं हो सकी। उनके बगल में किरण के चेहरे पर भी आंसू थे और मोटू पूछे बिना नहीं रह सका, अरे कंजूस सुंदरी, यह आदमी कौन है? तुम कंजूस हो? किरण ने गुस्से से जवाब दिया और फुसफुसाया, वो हमारे पूर्व पड़ोसी हैं। तुम लोग करीब थे? हूँ, मोटू ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, वह लगभग मेरी माँ के मुंहबोले बेटे बन गए थे। किरण ने फुसफुसाया, मेरे माता पिता के अपने बच्चे नहीं थे, इसलिए पड़ोसियों के करीब होने के कारण वे पड़ोसियों के बच्चों को अपना मानते थे। दिनेश स्कूल में अच्छा था लेकिन घर में कई बच्चे होने के कारण वे स्कूल की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे। उस समय मेरे माता पिता ने ही उसकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए अपना अनाज बेचा था। ओह, कोई आश्चर्य नहीं। मोटू को एहसास हुआ, तो जब तुम बीमार थी तो उन्होंने सहायता क्यों नहीं की? जब मेरे माता पिता मुझे इलाज के लिए बाहर ले गए तो दिनेश अभी भी स्कूल में था और उसके परिवार के लिए पर्याप्त भोजन मिलना भी एक समस्या थी। वे कैसे सहायता कर सकते थे? किरण एक पल के लिए रुकी, फिर जोड़ा, फिर भी इसके बावजूद दिनेश की माँ ने अपना आखिरी अनाज निकाला और हमारे साथ ले जाने के लिए 10 रोटियां बनाई। ये कहते हुए किरण की आंखों में फिर से आंसू भर आए। बाद में जब उनके घर में कोई अनाज नहीं बचा तो दिनेश के पिता बीमार होते हुए भी खरगोश पकड़ने के लिए पहाड़ पर गए और गलती से एक खाई में गिरकर मर गए। ये सुनकर मोटू भी गंभीर हो गया और सिर हिलाया। वास्तव में एक अच्छा पड़ोसी मैं सम्मान करता हूँ। जय सिंह ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और दिनेश की ओर देखा। उसके कपड़ों को देखते हुए वह धनी लग रहा था, लेकिन वह ईमानदार प्रकार का लग रहा था जिसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। वो इस बार विशेष रूप से खबर सुनने के बाद वापस आया था, सिर्फ अम्मा को खोजने के लिए। अपने दिल में वह पहले से ही अम्मा को अपनी माँ मानता था। दिनेश, अब तुम कैसे हो? अम्मा आखिरकार रोना बंद करने में कामयाब रहीं और धीमी आवाज में पूछा। मैं ठीक हूँ, मैंने कॉलेज से स्नातक किया है और अब चंद्रपुर शहर में काम करता हूँ। दिनेश ने जल्दी से कहा, मेरे छोटे भाई बहन भी अब सब शहर में हैं और हमारा जीवन पहले से बहुत बेहतर है। इन सभी वर्षों में मैं आपको खोजने का एक तरीका ढूंढ रहा था, बस आपको वापस लाकर आपकी वेश में देखभाल करने के लिए। अम्मा, इस बार आप वापस आए हैं, कृपया फिर से मत जाइएगा जब तक तुम अच्छी तरह से जी रहे हो, यही मायने रखता है। अम्मा ने राहत के साथ कहा, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा, मुझे किरण के साथ रहना है। ओह हाँ, किरण अब कैसी है? दिनेश ने तत्काल पूछा। दिनेश, मैं यही हूँ, किरण ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? दिनेश हैरान था क्योंकि वह बड़ी आंखों से किरण को घूर रहा था। तुम कौन हो? मैं किरण हूँ, किरण ने उत्तर दिया। क्या तुम्हें याद नहीं है, जब मैं छोटी थी तो तुम मेरे लिए मेरा खाना भी उठाते थे? क्या? दिनेश पूरी तरह से स्तब्ध था, अम्मा की ओर देखते हुए। यह वह किरण है? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये डॉक्टर जय थे जिन्होंने किरण को ठीक किया। दिनेश ने जय सिंह को देखा, उसका चेहरा तुरंत कृतज्ञता से भर गया। डॉक्टर जय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बस शानदार है। मेरी माँ के निधन से पहले अम्मा के अलावा वह किरण के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित थी।
मेरी माँ कहती थी कि किरण का जीवन कठिन था, लेकिन अब सब ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ औपचारिकताओं के बाद दिनेश ने सभी को कुछ दिनों के लिए चंद्रपुर शहर में रहने के लिए आमंत्रित किया। किरण और उसकी माँ निर्णय लेने की हिम्मत नहीं कर सकी, हालांकि जय सिंह इसके लिए सहमत हो गया, क्योंकि उसे बस शहर जाकर चमनलाल को खोजना था और कुछ मामलों को निपटाना था। दिनेश ने एक कार की व्यवस्था की। जय सिंह और किरण के माता पिता उसकी कार लेकर पहले चले गए। गुरु फकीर गाड़ी चला रहे थे, मोटू कालू छोटे मास्टर चमन और अन्य लोगों को लेकर पीछे पीछे चल रहे थे। दिनेश की तरफ का ड्राइवर एक युवक था जो महंगे कपड़े पहने हुए था। जैसे ही दिनेश अंदर आया उसने तुरंत अधीरता से कहा, पिताजी आपने नहीं कहा था कि बस 1 मिनट लगेगा, इतना समय क्यों लगा? क्या आप जल्दी कर सकते हैं? दोपहर में मेरा एक भोज है। जल्दी क्या है बच्चे? दिनेश ने कहा, मैं तुम्हारी अम्मा दादी और किरण दीदी को लेने आया हूं। क्या तुम्हारा भोज इतना महत्वपूर्ण है? बेशक है। यह विदेश से लौटे कुछ सहपाठियों के साथ एक मिलन समारोह है। हमने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है। युवक ने अपने होंठ सिकोड़े। हमारी अम्मा दादी किरण दीदी, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। वे कहाँ से आ गई? ये बात करने का कैसा तरीका है? दिनेश गुस्सा हो गया। इस बिंदु पर जय सिंह और अन्य लोग भी पास आ गए और दिनेश ने तुरंत कहा, आकाश जल्दी से बाहर निकलो और अपनी अम्मा दादी किरण दीदी और डॉक्टर जय से मिलो। युवक आकाश मूल रूप से बाहर आने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र किरण पर पड़ी उसकी आंखें चमक उठीं और वो तुरंत कार से बाहर निकल आया। ये किरण दीदी हैं? आकाश आश्चर्य से भरा था। वह मुझसे भी छोटी दिखती है ना पिताजी? क्या आपने गलत समझा है? किरण तुमसे 2 साल बड़ी है, दिनेश ने कहा। 2 साल हूँ, ये बहुत ज्यादा नहीं है। उन्हें चाची नहीं कह सकता, उन्हें दीदी कहना चाहिए। आकाश का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा और उसने किरण का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। किरण दीदी, मैं आकाश हूँ। मैं आज बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतनी स्वर्ग की सुंदर दीदी मिलेगी। किरण चौंक गई और अनजाने में एक कदम पीछे हट गई, जिससे आकाश उसका हाथ पकड़ने से चूक गया। तुम क्या कर रहे हो? दिनेश चिल्लाया। तुम्हें उन्हें चाची कहना चाहिए, कोई अशिष्टता की अनुमति नहीं है। जल्दी करो और अब गाड़ी चलाओ। आकाश ने किरण को एक और मुस्कुराती हुई नजर दी, मुड़ा और वापस कार में बैठ गया। दिनेश ने जय सिंह और अन्य लोगों को पीछे बैठने की व्यवस्था की और वे सीधे चंद्रपुर शहर के लिए चले गए। दिनेश, तुमने बाद में कुछ पैसे कमाए, एक कार भी खरीद ली। अम्मा कार में बैठी खुशी से कह रही थी, आह स्वर्ग में तुम्हारी माँ भी अब शांति में होंगी। दिनेश हंसा, वास्तव में अमीर नहीं हुआ हूँ, बस थोड़ा पैसा कमाया है। अगर अम्मा की सहायता नहीं होती तो मैं शायद अभी भी ग्रामीण इलाकों में खेती कर रहा होता। पिताजी, आपको हमेशा इतना विनम्र क्यों होना पड़ता है? अगर इसे थोड़ा पैसा कमाना कहते हैं तो बहुत कमाना किसे कहते हैं? आकाश ने घमंड से कहा। अम्मा दादी किरण दीदी, मेरे पिताजी का इन पिछले 2 वर्षों में बहुत अच्छा विकास हुआ है। उन्होंने 2 कंपनियां खोली, शहर में 4 संपत्तियों के मालिक हैं और यह कार जो मेरे पिताजी चला रहे हैं वह एक BMW है। ये लगभग 6 लाख की है। आकाश, क्या तुम बात करना बंद कर सकते हो? दिनेश ने गुस्से से कहा। हम सब यहाँ परिवार हैं, इसमें क्या गलत है? आकाश ने तुरंत कहा। अम्मा दादी आपकी इतनी परवाह करती हैं, आपको लोगों को ये बताना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हैं, अन्यथा वह हमेशा चिंतित रहेंगी, है ना? दिनेश कुछ कहने ही वाला था कि अम्मा ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम अच्छा कर रहे हो बस यही मायने रखता है। तुम सही कह रहे हो बच्चे, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम अच्छा कर रहे हो। तुम दूसरों के साथ विनम्र हो सकते हो, लेकिन अम्मा के साथ विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिनेश मुस्कुराया और कहा, अम्मा ये बहुत सारा पैसा कमाने की बात नहीं है, बस छोटे मोटे उद्यम हैं। लेकिन जब तक आप चाहें मैं अंत तक आपकी देखभाल कर सकता हूं, ये सुनिश्चित करते हुए कि आपका जीवन अच्छा हो, और इसमें बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अम्मा स्पष्ट रूप से प्रभावित हुई। ओह, तुम्हारी नीयत सही है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे पास किरण है और किरण मेरी देखभाल करेगी। अम्मा दादी, आप और किरण दीदी भी यहाँ आकर क्यों नहीं रहती? आकाश ने उत्सुकता से कहा। मेरे पास 4 संपत्तियां हैं, आप और किरण दीदी एक में रह सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। इस पर दिनेश ने बार बार सिर हिलाया। अम्मा, अगर आपको कोई रोक नहीं रहा है तो आप भी चंद्रपुर शहर में आकर रह सकती हैं, मुझे अपनी पितृभक्ति दिखाने का अवसर दीजिए। चलो नहीं, किरण की रामपुर शहर में एक नौकरी है, मैं उसके साथ रहूंगी, अम्मा ने हंसते हुए कहा। कौन सी नौकरी इतनी महत्वपूर्ण है? आकाश ने मुंह बनाया और कहा, किरण दीदी चंद्रपुर शहर क्यों नहीं आ जाती, मैं उनके लिए और भी बेहतर नौकरी ढूंढ सकता हूं। इसमें अधिक वेतन मिलता है और यह आसान है। निश्चित रूप से रामपुर शहर में जो उन्हें मिलेगा उससे कहीं बेहतर है, अम्मा ने जल्दी से उत्तर दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम रामपुर शहर में बिल्कुल ठीक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त करने पर अम्मा ने जय सिंह पर एक त्वरित नजर डाली, इस चिंता में कि वह आकाश की बेबाक टिप्पणियों के कारण गुस्सा न हो जाए। वास्तव में शुरू से अंत तक जय सिंह एक पुराने साधु की तरह ध्यान में लीन रहे थे, आकाश की टिप्पणियों को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे। जय सिंह के लिए आकाश उस प्रकार का था जिसे समझना आसान था, उन अमीर बिगड़ैल लड़कों में से जो एक सुंदर महिला को देखकर सीधे नहीं चल सकते। हालांकि उसके परिवार की संपत्ति इतनी बड़ी नहीं थी कि वह बहुत अधिक खर्चीला हो सके, इसलिए उसका घमंडी व्यवहार मुख्य रूप से अपनी मामूली संपत्ति का दिखावा करने के इर्द गिर्द घूमता था।
दूसरी पीढ़ी में आकाश उन लोगों में से था जिन्हें कमतर माना जाता था, उस प्रकार का जिसके पास थोड़ा पैसा होता था, जो एक गुंडे की तरह व्यवहार करता था, जो वास्तविक छाप छोड़ने में असमर्थ था। 2 घंटे बाद वे आखिरकार चंद्रपुर शहर पहुंचे। दिनेश चंद्रपुर शहर के एक काफी उच्चस्तरीय मोहल्ले में रहता था, जो निश्चित रूप से उतना अच्छा नहीं था जितना यमुना विहार जहां जय सिंह रहता था। हालांकि इसे चंद्रपुर शहर के लिए काफी अच्छा माना जाता था। आकाश ने जानबूझकर मोहल्ले के अधिक मान्यता प्राप्त स्थलों के चारों ओर गाड़ी चलाई ताकि उन्हें दिखा सके, और कुछ हद तक घमंड से ये दावा करने में कामयाब रहा कि चंद्रपुर शहर में जो लोग इस मोहल्ले में रहते थे वे या तो अमीर थे या कुलीन। स्वाभाविक रूप से अम्मा बहुत प्रभावित हुई ये देखते हुए कि वे सभी एक साथ गरीबी से ऊपर आए थे। दिनेश को अब ऐसा जीवन जीते देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। दिनेश का अपार्टमेंट मोहल्ले के 200 से अधिक वर्ग मीटर के डुप्लेक्स में से एक था और निश्चित रूप से वहां के अधिक उच्चस्तरीय अपार्टमेंट में गिना जाता था। लेकिन जय सिंह के अलग विला की तुलना में ये दुनिया से अलग था। घर में बसने के बाद दिनेश की पत्नी सुनीता इंतजार कर रही थी। उसने अम्मा और अन्य लोगों का चेहरे पर बहुत कम भावनाओं के साथ स्वागत किया। आखिरकार वह उसके पति की उपकारी थी, उसकी नहीं। हालांकि जब उसने किरण को देखा तो वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी। किरण की सुंदरता किसी को भी चकित कर सकती थी जो उस पर नजर डालता। आकाश का उत्साह देखकर सुनीता को तुरंत एहसास हो गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अगर वे ऐसी बहू वापस ला सकते तो यह निश्चित रूप से उनके लिए एक सम्मान की बात होती। फिर भी जय सिंह के आसपास होने पर वह अपनी भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक सकी। ये युवक कौन था, किरण की उम्र का, और वह उसका क्या लगता था? जब सब थोड़ी देर बैठ गए तो दिनेश ने सुनीता से दोपहर का भोजन तैयार करना शुरू करने के लिए कहा। माँ और पिताजी, मैं दोपहर का भोजन घर पर नहीं करूंगा, मेरी दोस्तों के साथ एक सभा है, आकाश ने जल्दी से कहा। तुम बच्चे अम्मा दादी आखिरकार मिलने आए हैं और तुम्हारी सभा अधिक महत्वपूर्ण है, दिनेश ने घूरते हुए कहा। ये ठीक है पुराने झाओ, सुनीता मुस्कुराई और अचानक जोड़ा, ओह हाँ आकाश, तुम किरण दीदी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? वह तुम लोगों की उम्र की है, निश्चित रूप से वह तुम्हारे समूह में फिट हो जाएगी। साथ ही आज दोपहर किरण दीदी को चंद्रपुर शहर घुमाने ले जाओ और उनकी उपेक्षा मत करना, ठीक है? आकाश लगभग हंस पड़ा। अगर वह किरण को सभा में ले जा सकता तो क्या उसका चेहरा आसमान में नहीं उड़ जाता? ठीक है, कोई बात नहीं माँ, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो, आकाश ने उत्साह से कहा। किरण दीदी चलो साथ चलते हैं, मैं नहीं जाना चाहती, किरण ने चुपचाप कहा, आकाश से कुछ भयभीत। अरे चलो, इसमें कुछ नहीं है, आकाश ने फिर से किरण की बाँह पकड़ी। यह सिर्फ एक भोजन है, हम सब युवा हैं, डरने की क्या बात है? किरण पीछे हट गई, लेकिन आकाश अथक था और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। तभी जय सिंह ने आकाश की कलाई पकड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि हम सब युवा हैं शायद मुझे भी शामिल होना चाहिए। हम? आकाश स्तब्ध था और सुनीता भी भ्रमित थी। क्या हो रहा था उस पल? किरण को बहुत खुशी हुई। अगर जय सिंह उसके साथ जाता तो उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। मैं किरण दीदी के साथ जाने की योजना बना रहा था, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? आकाश ने घूरते हुए कहा। छोटे जय, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि मेरे यहाँ का खाना तुम्हारे पेट को रास नहीं आएगा? सुनीता ने कहा, उसकी आवाज में व्यंग्य टपक रहा था। जय सिंह ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ का खाना मेरे पेट को रास आएगा या नहीं, लेकिन आपको देखकर मुझे संदेह है कि मैं खा पाऊंगा। ये बात करने का कैसा तरीका है? सुनीता तुरंत गुस्सा हो गई, मेज पर हाथ पटकते हुए खड़ी हो गई। तुम क्या करना चाहते हो? आकाश ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली, गुस्से से जय सिंह को घूर रहा था। अरे अरे अरे, लड़ना बंद करो, क्या हो रहा है? वह एक मेहमान है, तुम क्या कर रहे हो? दिनेश ने जल्दी से मामले को शांत करने की कोशिश की। कैसा मेहमान? क्या तुमने उसके बात करने का तरीका सुना? सुनीता ने गुस्से से जवाब दिया। बस क्या तुम हंगामा करना बंद करोगी? दिनेश ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है आकाश, चूंकि डॉक्टर जय भी जाना चाहते हैं तो तुम उन्हें भी साथ ले जाओ। किरण, आज दोपहर मजे करना, हम शाम को एक साथ खाना खाएंगे। किरण ने जय सिंह को देखा और मुस्कुराई, ठीक है। हालांकि आकाश नाखुश था, ऐसा लग रहा था कि अगर जय सिंह साथ नहीं आता तो किरण भी नहीं आती। अंत में उसने अनिच्छा से जय सिंह को लाने का फैसला किया। हालांकि वह पहले से ही इस तथाकथित डॉक्टर जय को सभा में पूरी तरह से अपमानित करने और उसे ये दिखाने की तैयारी कर रहा था कि उसकी औकात से बाहर होने का क्या मतलब है। सीढ़ियों से उतरकर आकाश ने अपनी 6 लाख रुपये की BMW निकाली और यात्री दरवाजा खोला। किरण दीदी यहाँ आकर बैठो। किरण ने अपना सिर हिलाया और जय सिंह के पीछे पिछली सीट पर चली गई। आकाश असहाय था। अगर किरण अगली सीट पर बैठी होती तो उसे हाथ लगाने का मौका मिलता। अब जब वह पीछे थी तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अरे क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? आकाश ने जय सिंह को घूरा। मेरे पास लाइसेंस है, जय सिंह ने सिर हिलाया। तो तुम चलाओ, आकाश ने तुरंत पिछला दरवाजा खोला। मैं पीछे बैठूंगा, मैं सुबह से गाड़ी चला रहा हूं और मैं थोड़ा थक गया हूं। ठीक है, जय सिंह ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और आकाश जल्दी से पीछे चला गया। लेकिन इस बिंदु पर किरण दौड़कर आगे आई और यात्री सीट पर बैठ गई।
आकाश जय सिंह ने सेना में गाड़ी चलाना सीखा था और उसके कौशल काफी अच्छे थे। रास्ते में जय सिंह और किरण आगे की सीट पर बातें करते और हंसते रहे जबकि आकाश पीछे बैठा था, बातचीत में शामिल नहीं हो पा रहा था। उसने कई बार आगे की यात्री सीट पर झुककर किरण के करीब जाने की कोशिश की। किरण हालांकि सतर्क रही और आगे झुक गई, इस हद तक कि वह लगभग अपनी सीट से खड़ी हो गई और फर्श पर बैठ गई, उसे बिल्कुल भी करीब नहीं आने दिया। आकाश अंत में हक्का-बक्का रह गया। वह काफी सुंदर था और अपने परिवार की संपत्ति और मीठी बातों के साथ वह इश्कबाजी में इतनी बुरी तरह से कभी असफल नहीं हुआ था। आखिर हो क्या रहा था? पार्टी चंद्रपुर शहर के एक प्रसिद्ध बड़े रेस्तरां में हुई। जैसे ही किरण कार से बाहर निकली वह जय सिंह के करीब चिपक गई, जानबूझकर आकाश से दूरी बनाए रखी। आकाश इतना निराश था कि उसकी खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी, लेकिन वह असहाय था और केवल जय सिंह को फियर्सली घूर सकता था। जब वे ऊपर गए और निजी कमरे में प्रवेश किया तो वहां पहले से ही 7-8 लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आकाश ने प्रवेश किया उसने तुरंत सभी के साथ औपचारिकताओं का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। मेहमानों में 3 लड़कियां थीं, उनके कपड़ों को देखते हुए उनमें से कोई भी साधारण परिवार से नहीं थी। औपचारिकताओं के बाद सभी की आंखें पीछे खड़े जय सिंह और किरण पर पड़ीं। विशेष रूप से किरण, जिसने अधिकांश ध्यान आकर्षित किया। आकाश, हमें इस सुंदरी को कैसे संबोधित करना चाहिए? एक थोड़ा बड़ा युवक मुस्कुराते हुए पूछा। जब से किरण ने प्रवेश किया था उसकी नजरें उससे नहीं हटी थीं। वह आकाश तुरंत पास गया, किरण के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने उसे चकमा दे दिया। वो मेरी किरण दीदी हैं, आकाश ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा। दीदी? ओह, तो वो परिवार से हैं। आओ आओ बैठो, युवक ने कहा अपने बगल की कुर्सी पर थपथपाते हुए। किरण ने अपना सिर नीचे रखा और कुछ नहीं कहा, जबकि जय सिंह ने एक कुर्सी खींची मुस्कुराते हुए। हम बस यहाँ बैठ सकते हैं? जय सिंह के बगल में एक और कुर्सी थी जिसके दूसरी तरफ एक लड़की थी। एक अवसर देखकर किरण तुरंत बैठने चली गई। अब एक तरफ जय सिंह और दूसरी तरफ एक लड़की के साथ उसे दूसरों द्वारा परेशान किए जाने का डर नहीं था। समूह अचानक निराश महसूस करने लगा। युवक ने आकाश पर नाखुशी से नजर डाली और कहा, आकाश, तुम्हारी दीदी हमें ज्यादा इज्जत नहीं दे रही है। मैं उसे बैठने के लिए आमंत्रित करता हूं और वह ऐसा भी नहीं करेगी। श्रीमान हेमंत, आप परेशान न हों। ये किरण दीदी का यहाँ पहली बार आना है, उन्हें नियम नहीं पता। आकाश ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, किरण दीदी, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये श्रीमान हेमंत हैं, हेमंत ग्रुप से। वह चंद्रपुर शहर के शीर्ष 20 में स्थान रखते हैं, यहाँ के उल्लेखनीय बड़े व्यवसायों में से एक। ओह, किरण ने धीरे से उत्तर दिया और कुछ नहीं कहा। भीड़ चकित रह गई। इसका क्या मतलब था? ऐसी पृष्ठभूमि सुनकर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है क्या? आपको आज्ञाकारी रूप से जाकर हेमंत के बगल में नहीं बैठना चाहिए। इन लोगों को नहीं पता था कि किरण जय सिंह का अनुसरण करते हुए प्रांतीय शहर के 10 बड़े परिवारों के लोगों के संपर्क में रही थी। चंद्रपुर शहर के शीर्ष 20 में स्थान रखने वाले एक व्यवसाय का उसके लिए क्या मतलब था? किरण दीदी, श्रीमान हेमंत आपको वहां बैठने के लिए कह रहे हैं, आप उन्हें इज्जत क्यों नहीं देती? आकाश ने फिर से पूछा। मैं वहां नहीं जाना चाहती, किरण ने चुपचाप कहा। हेमंत का चेहरा ठंडा हो गया। ये स्पष्ट रूप से एक अपमान था। वो गुस्सा होना चाहता था लेकिन दूसरे विचार पर एक सुंदर महिला के सामने अपना आपा खोना आसानी से उसकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता था। अंत में उसने खुद को रोका और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि सुंदर किरण वहीं बैठना पसंद करती है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे पास आकर शामिल हो जाऊं? अरे दोस्त, क्या तुम्हें सीट बदलने में कोई आपत्ति है? जय सिंह ने हेमंत पर एक नज़र डाली और अपना सिर हिलाया। नहीं। हेमंत का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और उसने कठोरता से कहा, युवक, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। याद रखना, तुम्हें इस भोज में आधिकारिक रूप से आमंत्रित नहीं किया गया था। उस मामले में हम चले जाएंगे। जय सिंह खड़ा हो गया और किरण जल्दी से उसके पीछे उठ खड़ी हुई। धत, हेमंत तुरंत स्तब्ध रह गया। अगर यह सुंदरी चली जाती है तो क्या अवसर खत्म नहीं हो जाएगा? जल्दी मत करो, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। आओ बैठो, हेमंत ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम हमारी मेजबानी करने की योजना बना रहे हो? जय सिंह ने पूछा। हेमंत लगभग दांत पीसते हुए मुस्कुराया। हाँ, मैं तुम सबकी मेजबानी करने जा रहा हूं। जय सिंह मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। हेमंत सामने बैठ गया, गुस्से से भरे चेहरे से जय सिंह को देख रहा था। हालांकि अपने बगल में किरण को देखकर उसने अपना गुस्सा दबा लिया। हेमंत, हम जगह बदल लें क्या? किरण के बगल में बैठी लाल बालों वाली लड़की ने अचानक मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। ये बहुत अच्छा होगा। हेमंत तुरंत मुस्कुराया, अपने दोस्त द्वारा समझे जाने का एहसास करते हुए। ठीक है, चलो करते हैं, लाल बालों वाली लड़की ने कहा, मुस्कुराते हुए उठने की तैयारी कर रही थी लेकिन थोड़ा संघर्ष करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह कुर्सी से चिपक गई है, पूरी तरह से उठने में असमर्थ। जय सिंह ने गुप्त रूप से उसे नुकसान पहुंचाया था। लाल बालों वाली लड़की जल्द ही इस कुर्सी को नहीं छोड़ पाएगी। हेमंत पहले ही पास आ गया था, अविश्वास से लाल बालों वाली लड़की को देख रहा था।
तुमने कहा हमें सीट बदलनी चाहिए लेकिन तुम स्थिर बैठी हो। इसका क्या मतलब है? लाल बालों वाली लड़की ने कई बार संघर्ष किया लेकिन सफलता नहीं मिली और वह निराश हुए बिना नहीं रह सकी। अजीब है, मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? ये किस तरह का मजाक है? हेमंत ने उत्सुकता से कहा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच है, लाल बालों वाली लड़की ने उत्सुकता से कहा। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? धत, हेमंत ने कोसते हुए नाराज होकर फिर भी लाल बालों वाली लड़की का हाथ पकड़ा, उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कई प्रयासों के बाद लाल बालों वाली लड़की का पिछवाड़ा कुर्सी से बिल्कुल नहीं हिला। अजीब है, हेमंत को विश्वास नहीं हुआ। आओ मेरी सहायता करो। अन्य लोग भी पास आए, अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई भी लाल बालों वाली लड़की को ऊपर नहीं खींच सका। लाल बालों वाली लड़की का पिछवाड़ा और कुर्सी एक साथ उगाए लग रहे थे और वह कुर्सी फर्श के साथ एक हो गई लग रही थी। सबने जितनी हो सके उतनी जोर से खींचा और लाल बालों वाली लड़की इतने दर्द में थी कि उसने मुंह बना लिया लेकिन वह बस खड़ी नहीं हो सकी। सब हैरान थे, आखिर हो क्या रहा था? यह निश्चित रूप से लाल बालों वाली लड़की जानबूझकर नहीं कर रही थी। वे जितनी मेहनत कर रहे थे उसे देखते हुए वे व्यक्ति और कुर्सी दोनों को उठा सकते थे, तो वे उसे ऊपर क्यों नहीं खींच पा रहे थे? छोड़ो छोड़ो, हेमंत हाँफ रहा था और पसीने से तरबतर था। चलो बस अपनी निर्धारित सीटों पर बैठते हैं। जल्द ही भोजन परोसा गया। इससे पहले कि वे अपनी चॉपस्टिक उठाते, हेमंत ने शराब की कई बोतलें निकाली और हंसते हुए कहा, अरे हमें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया है, आज हमें खुशी से पीना है। बेशक बेशक, सबने जल्दी से सहमति व्यक्त की। लेकिन चंद्रपुर शहर के रीति रिवाजों के अनुसार मेहमान पहले आता है, हमें अपने मेहमान की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। हेमंत ने जय सिंह को एक कुटिल मुस्कान के साथ देखा। लड़कियों को माफ किया जा सकता है लेकिन ये छोटा भाई यहाँ है, उसका हमारे चंद्रपुर शहर का पहला दौरा है। अगर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो क्या लोग बाद में यह नहीं कहेंगे कि हम चंद्रपुर शहर के लोग अशिष्ट हैं? हमें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। बिल्कुल, चलो शराब की बोतलें खोलना शुरू करते हैं। सब जोर जोर से हंसे। हेमंत के इरादों को समझते हुए वह पहले जय सिंह को नशे में धुत करने की योजना बना रहा था।